Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगांत 5125 कलयुग विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 28 मई 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। इस सप्ताह के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पीएम मोदी के सफल G7 और क्वाड समिट और ऑस्ट्रेलिया में उनका भव्य स्वागत। भारत के नए संसद का आज उद्घाटन तथा क्या भारत नाटो प्लस का हिस्सा बनेगा। अब सुनिए समाचार विस्तार से। पीएम मोदी G7 और क्वाड समिट के सफल दौरे के बाद सिडनी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उनका भारतीय प्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस को भारतीय तिरंगे के रंगों से जगमगाया गया। मोदी ने बुधवार को इस प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज़ी भी थे। सिडनी हार्बर ब्रिज दुनिया के सबसे बड़े स्टील निर्मित चाप सेतु के तौर पर प्रसिद्ध है। ओपेरा हाउस सिडनी का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इन दोनों स्थलों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों से जगमग किए जाने से एक दिन पहले मंगलवार रात वेस्टर्न सिडनी में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में 21,000 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मोदी के साथ अल्बनीज़ भी थे। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हालांकि अब तक उद्घाटन समारोह की सही जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार उद्घाटन समारोह 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे तक पहला चरण पूरा होगा। उद्घाटन समारोह की रस्में संसद के निकट स्थित गांधी प्रतिमा के निकट पंडाल से शुरू होंगी। पूजा के बाद गणमान्य लोग लोकसभा और राज्यसभा कक्ष के परिसर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद तमिलनाडु के पुजारी प्राचीन परंपराओं के अनुसार लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के सीधे हाथ पर सेंगोल को स्थापित कराएंगे। नए संसद भवन में प्रार्थना सभा का भी आयोजन होगा। राष्ट्रगान के साथ होगा दूसरे चरण का प्रारंभ। पीएम मोदी करेंगे 75 रुपए का सिक्का जारी। नए संसद भवन के निर्माण, इसकी महत्ता बताती हुई 2 चलचित्र फिल्मों का प्रसारण किया जाएगा। संसद के संरक्षक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी भाषण देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 75 रुपए का सिक्का एवं स्टाम्प जारी कर भाषण देंगे। अंत में लोकसभा महासचिव धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। रूस पर भारत की रक्षा निर्भरता खत्म करने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की पेशकश की है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने होने वाली अमेरिका यात्रा अहम साबित हो सकती है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की अगुवाई में होने वाली बैठक में अत्याधुनिक रक्षा चुनौतियों के संदर्भ में वार्ता पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में पहला एडवांस डोमेन डिफेंस डायलॉग गुरुवार को संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस बीच अमेरिका की एक कांग्रेस समिति ने बाइडेन सरकार से भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि भारत के शामिल होने से नाटो प्लस को मजबूती मिलेगी। बता दें, नाटो प्लस एक सुरक्षा व्यवस्था है जो वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसमें 5 देशों के बीच गठबंधन है। ये देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया हैं।
बताया जा रहा है कि अगर नाटो प्लस का छठा हिस्सा भारत को बनाया जाता है तो इन देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने में सुविधा होगी। साथ ही अगर भारत को नाटो प्लस में शामिल किया जाता है तो देश को अमेरिका के साथ रक्षा सुरक्षा से आसानी से जोड़ा जा सकेगा। समिति ने कहा कि अगर नाटो प्लस का हिस्सा भारत को बनाया जाता है तो वैश्विक सुरक्षा को मजबूत मिलने के साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए अमेरिका और भारत की करीबी साझेदारी बढ़ेगी। मुंबई घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त में रहे और सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज में लिवाली से सेंसेक्स में 629 अंक का उछाल आया। वैश्विक बाजारों के मजबूत संकेतों और विदेशी पूंजी का निवेश जारी रहने से बाजार में मजबूती आई और निफ्टी में भी तेजी रही। 30 शेयरों वाला बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 629 अंक बढ़कर 62,501 अंक तक पहुंच गया और एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी 178 अंक बढ़कर 18,499 अंक पर बंद हुआ। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 60,880 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 82 रुपये 56 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 53 रुपये 82 पैसे। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक ही समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी सुनने वालों को हम लोगों का स्टूडियो से बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार सिन्हा और मैं प्रदीप उपाध्याय। उपाध्याय जी, आज हमारे स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान भी हैं और हमें फ़ोन पर भी लोगों से बात करनी है। बिल्कुल, आज का हमारा बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है और मई की ठंडक वाले मौसम में अगले 2 घंटे दर्पण रेडियो की टीम आपके गर्मा गर्म मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है। और जैसा कि आपने बताया, आज हमारे स्टूडियो में मेहमान भी हैं जिनसे हम लोग पिछले सप्ताह सिडनी में मोदी जी के कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। उस कार्यक्रम के संचालक दल के सदस्य आज हमारे साथ हैं। उनके माध्यम से उस कार्यक्रम के बारे में ऐसी जानकारियां साझा करेंगे जो संभवतः सामान्य श्रोताओं को न पता हो। अतः दिल थामकर हमारे कार्यक्रम से आखिर तक जुड़े रहें। इसके अलावा हमारे साथ भारत से आए हुए मेहमान भी हैं। उनसे टेक्नोलॉजी और विभिन्न सामयिक विषयों पर चर्चा करके श्रोताओं का ज्ञानवर्धन करेंगे। और जैसा कि मैं देख सकता हूं, हमारे मेहमानों में नौजवान लोग भी हैं। अतः आज के गानों में का मिश्रण पुराने व नए गीतों का रहेगा। फाइनेंस और स्पोर्ट्स अफेयर्स पर हमारा रेगुलर सेगमेंट हमेशा की तरह रहेगा। कुल मिलाकर यही कहूँगा कि आज का कार्यक्रम ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और विविधता से भरपूर होने वाला है। तो प्रदीप जी, समय व्यर्थ न करते हुए क्यों ना आज के विचार से कार्यक्रम आरंभ किया जाए। बिल्कुल। अपनी ऊर्जा को चिंता करके खत्म करने से अच्छा है कि उसे कर्म में लगा दें। समाधान ढूंढने में लगाएं। मेहनत से समाधान अवश्य मिलेगा। प्रदीप जी, ये तो सुंदर विचार आपने जो है बिल्कुल आजकल जो मोदी जी आपका विचार सुनकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि वह ऐसा ही व्यवहार करते हैं। पूरा विपक्ष उनके खिलाफ रहता है। पहले बताइए, पिछले सप्ताह आप कार्यक्रम में तो थे ही, कैसा रहा आपका कुल अनुभव? बहुत अच्छा रहा। कार्यक्रम इतना अच्छा था और मोदी मैनिया अभी तक चल रहा है। वैसे तो आज तो इनॉग्रेशन भी है, मोदी जी कर रहे हैं अपने नए संसद भवन का। लेकिन मुझे एक बात कहनी थी एक्चुअली। मोदी जी, आपने अच्छा दिलाया। मोदी जी का मैं एक बार सुन रहा था, हालांकि वो जब बोलते हैं तो उसे बहुत ध्यान से सुना जाता है, बड़ा अच्छा बोलते हैं। उन्होंने कहा, देखिए मेरा ये ध्येय ये रहता है कि मैं ढूंढता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ कि फलाने ने ये कर दिया, ढिमाके ने ये कर दिया। किस चीज़ को कैसे ठीक करना है, किस चीज़ को आगे बढ़ाना है, मैं सिर्फ इस बारे में सोचता हूँ। उनमें नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फ़िलॉसफी है लाइफ की, क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ऐसा करूं तो उसको अच्छा लगेगा। आपको जो उचित हो, सही हो, वो करना चाहिए। बाकी तो समय अपने आप जो है हर चीज़ को सही जवाब दे ही देता है। कर्म पर विश्वास रखें और फल की चिंता न करें, जैसा गीता में कहा है। तो उसी पर आधारित एक सुंदर सा भजन श्रोताओं को सुनाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते
इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। इस प्राणी का कष्ट दूर करो महाराज। ये कौन है देवी, क्या कष्ट है इसे? रूप चंद है रेशम वाला कपड़े का व्यापारी, 20 बरस तक साथ में रहकर भाग गई इसकी नारी। और अगर वो साथ में रहती मर जाती बेचारी। अच्छा पति देव के मन भाई थी बाला एक कंवारी, पति बना पत्नी का दुश्मन संकट में थी जान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। गुरुदेव, इस कन्या का मुखड़ा तो भोला भाला है, किंतु क्या? मृगनयनी से चंचल बाला मन में लिए उदासी, दुख के अंदर दबी हुई है सुख की है अभिलाषी। किसी के घर की राजकुमारी बनी किसी की दासी, मजबूरी के आंख में आंसू पल के फिर भी प्यासी। पल पल धोए अरमानों के गंगा जल से प्राण, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। आप तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बताइए ना महाराज। क्या देवी? कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई, किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई। ये मरे हुए हैं या जीवित? बस मरने ही वाले हैं देवी, इनका अंत निकट है। तथास्तु। इन दोनों दुष्टों ने मिलकर कैसी चाल चलाई, एक कंस मामा बन बैठा एक दुर्योधन भाई। कृष्ण कंस का तोड़ेगा फिर कलयुग में अभिमान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं। पहुंचा हुआ है साधु क्या क्या चमत्कार दिखलाए, भोली जनता बोले ईश्वर रूप बदल के आए। ये जनता
मान्यता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है। अच्छा, वेद शास्त्रों की भाषा को ये ढोंगी क्या जाने, ये पूजा करवाए अपनी प्रभु को क्या पहचाने, ये साधु के भेष में डाकू रोज पखंड रचाए, ऋषियों को बदनाम करे, संतों पे दाग लगाए, दिन में डाके डाले पापी, रात में कत्ल कराए। सच बोले सन्यासी, इसका कभी न हो कल्याण, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किएगा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India, Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. तो दोस्तों, हमारा कार्यक्रम चल रहा है और उपाध्याय जी ने बड़ा अच्छा भजन सुनाया। वाह, क्या बात है उपाध्याय जी। बिल्कुल, जब आपने कहा कि वही जो मोदी जी के बारे में जो बात कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ ऐसी जो गीता का ज्ञान है कुछ ऐसा सुनाया जाए श्रोताओं को। और यह 1975 की फिल्म थी प्रदीप जी, सन्यासी उसका है, जिसको कि मुकेश और लता ने गाया था और मनोज कुमार और हेमा मालिनी पर इसका फिल्मांकन हुआ था। उस दौर में तो हम लोगों ने सब देखी होगी पिक्चर। और ये शोले जिस साल आई उसी साल ये पिक्चर भी आई थी। अच्छा। और जैसा बताया जाता है कि ये शोले से कुछ समय पहले रिलीज हुई थी और इसने शोले को बीट कर दिया था। इसके चक्कर में शोले जो थी थोड़ा नीचे चली गई थी, फिर शोले ने बाद में पिकअप किया था। लेकिन ये दोनों जो हैं 1975 में इतिहास बनाने वाली पिक्चर। उन दिनों कुछ ज़्यादा ही हिट फिल्म, बहुत सारे हिट फिल्म बनी थी। एक्चुअली कम बनती थी तो हिट होने के चांसेस अधिक रहते थे, लेकिन अब तो हज़ारों की तादाद में बनती हैं तो उसमें हिट बनना बड़ा मुश्किल काम होता है। चलिए फिर उपाध्याय जी जरा मेहमानों से मिलवाइए। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे श्रोता लोग सब इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए लेडीज़ फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। आज की हमारी पहली मेहमान एक नवयुवती हैं, सिडनी वासी। इनके पिता श्री नारायण भट्ट जी से भली भांति परिचित होंगे। भट्ट जी सिडनी के जाने माने धर्म पुरोहित हैं। श्रोता उनके द्वारा संपन्न करवाए धार्मिक अनुष्ठानों में अवश्य ही कभी न कभी उपस्थित रहे होंगे। उनकी बेटी दीप्ति भट्ट आज हमारे स्टूडियो में है। दीप्ति पिछले सप्ताह मोदी जी के स्वागत समारोह में के मंच संचालन टीम, जिसे आम भाषा में MC भी कहा जाता है, उसका प्रमुख हिस्सा रही हैं। 20,000 दर्शकों के सामने प्रतिभा का प्रदर्शन करने के बाद दीप्ति को भी आज सिडनी में एक प्रसिद्ध नाम के रूप में जाना जा रहा है। और दर्पण रेडियो का सौभाग्य है कि दीप्ति आज हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम की बारीकियां साझा करेंगी। दीप्ति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। पहले हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, अपना थोड़ा एजुकेशन के बारे में बताइए। हमारा प्रदीप जी पूछते हैं सवाल इस तरीके का बता। नहीं दीप्ति, ऐसा है कि आपके पिताश्री को तो हम सब लोग जानते हैं कि सबके यहाँ अनुष्ठान कराया हुआ उन्होंने, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भारत में कहाँ से हैं और कब गई थी पिछली बार। ठीक है, थैंक यू अंकल। सबसे नमस्कार। इंडिया में मम्मी के साइड से उत्तराखंड से हूँ और पापा की साइड से हरिद्वार से हूँ। अरे वाह, हाँ। बड़ी अच्छी जगह से हैं। तो ये तो दोनों ही उत्तराखंड हो गए। दोनों ही उत्तराखंड है, पर हरिद्वार स्पेशल जगह है तो मेंशन करना होता है। मम्मी कुमाऊनी है और पापा नेपाली भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई थी।
हाँ, आपके पापा की शादी हुई थी और तब हमें पता है कि तब उसके तब बारे मैं में नहीं पता थी। अच्छा हाँ, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई थी, मम्मी भी यहाँ थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। स्कूल में भी स्कूल यहीं किया था और यूनिवर्सिटी में फाइनेंस में मैंने पढ़ा था। आपके भाई है, कोई भाई बहन है कोई? हाँ, 2 भाई हैं, दोनों छोटे हैं मेरे से। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पढ़ता है, अभी सैमसंग में काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, और छोटा वाला अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। वो भट्ट जी ने, नारायण भट्ट जी ने भगवान से सिफारिश कर दी होगी। हाँ, इसलिए आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। मैंने बहुत पढ़ाया था एक्चुअली। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा ही बताइए कि हम आपसे ये पूछना चाहते थे कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा मोदी जी के साथ। वैसे तो आपने बहुत मेहनत की थी, तो हम इसके बारे में शुरू से ही जानना चाहेंगे। आपके साथ आपके जो को वर्कर थे, जिन्होंने कंपेयर थे, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो उपाध्याय जी, उनके बारे में भी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं दोनों। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे सिडनी के काफ़ी निवासियों ने वो कार्यक्रम अटेंड किया था और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 3 वहाँ पे एंकर्स थे और 3 में से 2 यानी 66% अटेंडेंस जो है आज हमारे स्टूडियो में है। तो आर्यन जानी जो थे दूसरे एमसी थे, तो वो भी ये दोनों की आवाज़ आपने उस दिन खूब धूम धड़ाके से सुनी होगी, तो वो भी हमारे साथ हैं। तो अभी तो आरंभिक परिचय चल रहा है, तो दीप्ति जी के बारे में हम सब लोगों ने जान लिया। दीप्ति जी, कहना चाहूँगा, आप शुरू में कह रही थी कि आप बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाती हैं, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप तो इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डर के बोल रही हूँ। डर तो कहीं नहीं। माफ करना, हिंदी इंग्लिश में बात करूंगी, बट कोशिश तो डेफिनेटली करूंगी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। तो आर्यन जानी जो है हमारे दूसरे एमसी हैं। तो आपका आर्यन जी हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो आप भी अपने बारे में बताइए, आप सिडनी में आप कब से हैं और आपने क्या शिक्षा ग्रहण करी है और आजकल क्या कर रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए। नमस्ते दर्शकों, मुझे भी हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है, तो मैं हिंदी में कोशिश करूँगा। अच्छी खासी बोल रहे हैं आप। चलिए आगे चलिए। तो मैं ऑस्ट्रेलिया जब 4 साल का था तब आया था। मेरे मम्मी पापा 20 साल पहले बहरीन में माइग्रेट हुए थे। अच्छा। और फिर जब मैं 4 साल का था तब वो सिडनी में सेटल हुए। तब से मैं सिडनी में ही हूँ, यहाँ सब पढ़ाई की और मैं यूनी में अभी लॉ और कॉमर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और अभी PwC में भी फाइनेंस में काम करता हूँ। अरे, बड़ा अच्छा करते हैं आप, फाइनेंस में काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो चलिए, ऐसा है कि आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसे पिक किया गया इस काम के लिए। पहले आप बताइए दीप्ति। मैंने तो ऑडिशन टेप दिया था। आई थिंक आर्यन ने भी यही किया था। एक ईमेल आया था EOI, आप भर दो ऑडिशन टेप, सिनॉप्सिस भी लिखना होता है कि क्या बोलना चाहोगे, कैसे बोलोगे, कपड़े कैसे पहनना चाहोगे, ऐसे राइट अप करके भेज दिया था। मैंने तो भेजा था ऐसे ही, देखो क्या होगा, कैसे होगा। पता नहीं, मुझे नहीं लगा कि मिलेगा MC का अपॉर्चुनिटी, तो आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी एक्साइटेड। अच्छा, कैसा कंपटीशन कैसा था MC के लिए? उन्हें बताया नहीं, बट आई एम अस्यूमिंग, गेस कर रही हूँ बहुत लोगों का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि सारे कम्युनिटी जो सिडनी में है, गुजराती, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, EOI वेंट टू ऑल ऑफ देम, तो इंटरेस्ट तो बहुत होगा। अच्छा, मैं तो सिलेक्शन कमेटी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप दोनों ने इतना अच्छा किया वहाँ पर कि मज़ा आ गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने दिखाया। हालांकि वहाँ अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सिडनी में इतने सारे डांस स्कूल्स हैं और वहाँ पर कितने अच्छे कॉस्ट्यूम वगैरह कितने सुंदर थे और कितनी मेहनत की थी लोगों ने, वो दिखाई दे रहा था। तो ये बताइए आर्यन जी कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने दिन लगाया आपने इसमें? जी, हम सब MC 2-3 बार पहले प्रोग्राम के पहले मिले थे, प्रैक्टिस कर सके, स्क्रिप्ट देखे
हमको स्क्रिप्ट दिया गया था कि कौन कौन परफॉर्मेंस होने वाले हैं, उसके ऊपर कई विषय पर बात करनी है, ये सब आए थी। लेकिन ज़्यादातर perhaps audience would not know, ज़्यादातर हमने जो बातचीत करी सिर्फ ऑन द स्पॉट जे हमको जो मन में आया वो ही बोलनी थी, क्योंकि हमारे कान में एक ईयर पीस था जो एक लेडी के एक मिनट के लिए कुछ बोलिए, क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस को प्रिपेयर होना है। तो ऑन द स्पॉट दीप्ति और मैं और हमारे फेलो एमसी वेन को किया गया कि बोलिए, कुछ भी बोलिए परफॉर्मेंस के बारे में कि अपने बारे में। इसलिए ऑन द स्पॉट हमने बातचीत की कि मैंने हिंदी पढ़ी थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मिक्स थी, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन, लेकिन ऑन द स्पॉट भी बधाई सब लोग करना हार्ड होता है, क्योंकि ऑन द डे क्या होगा किसी को पता नहीं। प्रैक्टिस के लिए कौन आएगा, रिहर्सल के लिए कौन आएगा, परफॉर्मेंस में कौन परफॉर्म करने वाला है। नहीं, आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया उसे और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। और उपाध्याय जी? हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि परफॉर्मेंस करना एक चीज़ होती है और उसको 20,000 लोगों के सामने करना एक इनहिबिशन जो होता है दिमाग में कि अरे इनके सामने हम कर रहे हैं, कहीं नर्वस ना हो जाए या वो। अब जैसे हम लोग इस समय स्टूडियो में बैठे हुए हैं, स्टूडियो में हम लोग 5 लोग इस समय बैठे हुए हैं। हम लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हमको 25,000 लोग इस समय सुन रहे हैं, लेकिन हम स्टूडियो में बैठे इसलिए हम आराम से बात कर पा रहे हैं। लेकिन एक स्टेज पर जब आप खड़े हो जाते हैं, सामने आपका बहुत बड़ा क्राउड होता है, तो आपका जो है मनोविज्ञान थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो बट आप लोगों ने बहुत अच्छा, देखिए इतनी अच्छी अच्छी बारीकियां सुनाई कि जो प्रोग्राम रन कर रहे थे वो आपको ईयर पीस पे बताते थे कि अब आप 1 मिनट के लिए बोलिए। तो इस तरीके से जो मंच संचालन जो था वो स्क्रीन के पीछे से हो रहा था। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है आप बता रहे हैं, हम लोगों की बात जारी रहेगी। और बिल्कुल इसी बातचीत हमारी शुरू हुई है, पार्टी बिल्कुल अभी शुरू हुई है, तो उसी तर्ज पर एक बच्चों के लिए मैं गाना लेके आया हूँ, तो बजाइए प्रदीप जी। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। नजर गई है महफिल में, बार बार उन पे नजर गई, हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई। मैं क्या करूं, दिल क्या करे, मैं क्या करूं। महफिल में बार बार उन पे नजर गई, हाँ महफिल में बार बार उन पे नजर गई, हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई। मैं क्या करूं, दिल क्या करे, मैं क्या करूं।
दिलबर कितने साल में, मेरा दिल खोया है तेरे ही ख्याल में। ना तो मेरा दोष है ना तेरा कसूर है, मुझ पे जो छाया है तेरा ही सुरूर है। आहा ला 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 ला। आई तू सामने धड़कन ठहर गई, हे आई तू सामने धड़कन ठहर गई, हमने बचाई लाज फिर भी उधर गई। मैं क्या करूं दिल क्या करे, मैं क्या करूं। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले गया। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तेरा उड़ा ले गया। तन्हाई कहती है कुछ भी ना कहना है, बाहों में सोना है पलकों में रहना है। सांसों को बांधा है सांसों की डोर से, तोड़े ना टूटेगी दुनिया के जोर से। ला 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 ला। दामन में टूट के मैं तो बिखर गई, हाँ दामन में टूट के मैं तो बिखर गई, हमने बचाई ला फिर भी उधर गई। मैं क्या करूं दिल क्या करे, मैं क्या करूं। महफिल में बार बार उन पे नजर गई, हे महफिल में बार बार उन पे नजर गई, हमने बचाई ला फिर भी उधर गई। मैं क्या करूं दिल क्या करे, मैं क्या करूं। उपाध्याय जी आप चुन चुन कर गाने लाते हैं, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। ये गाना भी एक्चुअली दीप्ति को समर्पित था, और कारण इसलिए कि ये फिल्म सोल्जर का गाना है जो कि 1998 में आई थी। अच्छा। और दीप्ति का जन्म भी उसी वर्ष हुआ था। अरे वाह, मतलब और इस पिक्चर की एक और खासियत है कि ये पिक्चर काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में शूट की गई थी। अच्छा। और ये गाना जो था सिडनी डार्लिंग हार्बर पर जो था फिल्माया गया था। तो हमारे भी बच्चे जब छोटे थे तो उसको देखा करते थे, और वो कभी डार्लिंग हार्बर जाते थे तो कहा करते थे कि अच्छा यहाँ पे इस पिक्चर में बॉबी देओल और प्रीति जिंटा ने काम किया था, तो कि हाँ वो सारे सीन उनको याद रहते थे। अच्छा। तो ये था इस फिल्म के बारे में। तो चलिए प्रदीप जी, जैसे बताया आज हमारा बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, हमारे एक और मेहमान हैं, उनका भी परिचय कराना होगा हमको। तो मोदी जी का कार्यक्रम तो हमारा जारी रहेगा, हमारी दीप्ति और आर्यन से बात अभी और भी होगी। अच्छा, मेहमान से मिलने से पहले हम एक बात और बता दें अपने श्रोताओं को कि हम एक पहेली करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज हमारे सहयोगी यतीन्द्र गुप्ता जी भी आ गए हैं। तो यहाँ पर इनके आते ही कमरे में काफ़ी रोशनी हो गई, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर भी बढ़ गया, इतनी ठंड में गर्माहट भी चाहिए। तो यतीन्द्र जी उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। धन्यवाद प्रदीप जी। नमस्ते श्रोताओं। आप जैसे कि हमने पिछले सप्ताह भी करा था कि इस बार भी हम करेंगे आदि पुरुष के ऊपर। हम 2 टिकट आज फिर देने वाले हैं प्रदीप जी।
तो आज की पहेली ये है कि जो उनके लीड एक्टर हैं, जिनका नाम राघव है फिल्म में, उनका एक्चुअल में नाम क्या है? वाह, क्या बात है। आदि पुरुष की फिल्म। अपना नंबर बता दीजिए, और जो लोग हमारे जी ग्रुप में जी हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं जी, और अदरवाइज यतीन्द्र गुप्ता जी के नाम पर भेज सकते हैं जी। यतीन्द्र जी आज की पहेली का रिजल्ट आपको बताएंगे। जी जी, करीब हम ये 10:40 के आसपास हम इसको अनाउंस कर देंगे, ठीक है। और अगर आप मेरा नंबर नोट करना चाहें 0421590791, 0421590791। तो पहली दोबारा से बता देते हैं कि आदि पुरुष फिल्म जो 16 जून को रिलीज हो रही है, उसके जो लीड एक्टर हैं उनका फिल्म में नाम है राघव। ये रामचरितमानस के ऊपर आधारित है फिल्म। इसके जो हीरो हैं उनका एक्चुअल में नाम क्या है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। उपाध्याय जी, अब हम चलिए, अब हमारे श्रोताओं में नई रुचि जागृत हो जाएगी कि भाई 2 सिनेमा के टिकट मिल सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, नहीं तो मैं नहीं बता दिया होता, अभी गूगल करना पड़ेगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनका परिचय श्रोताओं से कराते हैं। तो विनोद मित्तल जी भी आज हमारे मेहमान हैं। विनोद जी सपरिवार भारत से यहाँ अक्सर आते रहते हैं। पेशे से आप इंजीनियर हैं और उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग को जीवन पर्यंत सेवाएं देकर सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। विनोद जी, आपका दर्पण रेडियो में स्वागत है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपनी सिडनी यात्रा के बारे में बताइए। सभी दर्शकों को और श्रोताओं को नमस्कार। मैं जो है 2017 से लगातार आ रहा हूँ यहाँ। 2020 में एक बार जो है कोविड के कारण जो है 2020 से अब तक नहीं आ पाया था, तो इस बार फिर आया हूँ। और मुझे जो है सिडनी में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ का डिसिप्लिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। और मैंने ये देखा कि जो हमारे देश में जो इनडिसिप्लिन होते हैं वो भी यहाँ का डिसिप्लिन हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। देहात में कहावत है खूड़ में आ जाना। अच्छा। तो खूड़ में आ जाना जो है शब्द यही है कि इनडिसिप्लिन से डिसिप्लिन में हो गए। बड़ी अच्छी बात है। ऐसा है कि हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप भारत में कहाँ से हैं। और वैसे तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे ना, तो आप कहाँ से हैं भारत में, और आप यहाँ पर किसके पास आते हैं? अपने बेटे के पास या बेटी के पास? तो उस बारे में बताइए। जी जी, मैं भारत में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हूँ। अच्छा। और मेरठ शहर में भी मेरठ से करीब 9 किलोमीटर दूर एक गांव है। अच्छा। उस गांव का रहने वाला हूँ। क्या नाम है गांव का? गांव का नाम बड़जेवरा है। अच्छा। और उसके बाद से जो है सन 73 से मेरठ में शिफ्ट हो गए थे, तब से वहीं पे रह रहे हैं मेरठ में। अच्छा। लेकिन आज भी गांव में हमारी पैतृक ज़मीन है, और जिसमें जो है फादर की डेथ के बाद अपना आम का बाग लगवा दिया था उसमें, तो अब मैं उसे ही देखता हूँ रिटायरमेंट के बाद। अरे वाह, इसके पहले आप बिजली देखते थे, हाँ। अब आम का बाग देखते हैं। जी। बड़ी खुशी की बात है। जरा थोड़ा सा बिजली की जर्नी के बारे में बताइए। हिंदुस्तान में जब हम वहाँ पर थे तब तो अक्सर लाइट चली जाती थी, फिर लाइट आ जाती थी। जब चली जाती थी तो सब लोग घर से बाहर आ जाते थे, रात को गपशप होती थी। जब लाइट आ जाती है तो टीवी के सामने चले जाते थे। तो इस तरह से काफ़ी मज़ा रहता था। जी कि लाइट गई, बाहर निकलकर बात कर ली, लाइट आ गई, फिर घर के अंदर आ गए। तो उस स्टेज से अब क्या हाल है? दरअसल जो शुरुआत होती है, पहले एक्चुअली प्राइवेट कंपनियां बिजली का जनरेशन देखती थी और वही डिस्ट्रीब्यूशन देखती थी। उसके बाद जो है करीब 69 से ये सरकार ने टेक ओवर करनी शुरू की, और 75 में पूरा टेक ओवर कर लिया था सारी प्राइवेट कंपनीज जो है। अच्छा। तो वो दौरान ऐसा होता था कि जिसमें थोड़ा सा लोड मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता था। अच्छा। 75 के बाद लोड मैनेजमेंट शुरू हुआ, और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे लोड बढ़ा। आप ये देखिएगा कि 75 में कुल जो है 300 मेगावाट पूरे उत्तर प्रदेश का जनरेशन था। अच्छा। और उसी से ही काम चल रहा था। धीरे धीरे बढ़कर आज 30,000 मेगावाट पर हम आ गए हैं। अरे गजब। और इसमें जो है योगदान थर्मल का सबसे ज़्यादा रहा है। उसके बाद जो है हाइड्रो तो बहुत कम रह गया अब,
मेनली थर्मल है। हाइड्रो सब उत्तरांचल में और उत्तराखंड में चला गया है। तो इस समय जो है अब हमारा इस पे सोलर पैनल पे ज़्यादा वो है, सोलर एनर्जी का काफ़ी योगदान शुरू हुआ है। अभी तो करीब जो है 8-9% है, लेकिन ये 20% पे लाने का वो ध्येय है कि जो है 20% हम सोलर पे आ जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब बिजली इतना नहीं जाती है? नहीं, अब तो जो है डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत कम रह गया। अच्छा। और थोड़ा सा कंज्यूमर अवेयरनेस भी हुई है जब से ये एलईडी और शुरू हुआ है, तो इससे जो है काफ़ी लोड में फ़र्क आया है। और दूसरा, इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो लोड मैनेजमेंट के और उसमें भी आ गई हैं, तो वो भी अपना जो है कंजम्पशन कम कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक्चुअली प्रदीप जी, इसका दो तरफा जो है सकारात्मक प्रभाव रहा है। एक, जैसा विनोद जी ने बताया कि 3000 से 30,000 मेगावाट की जनरेशन हो गई है। उसके अलावा जो आपके जो टेक्नोलॉजी ने भी इसमें काफ़ी समर्थन किया है कि पहले जैसे याद करिए वो गोल वाले ग्लोब्स हम 100 वाट का अच्छा इस बड़ा कमरा है, यहाँ 150 वाट का बल्ब लगाओ, यहाँ 60 वाट का लगाओ। आज ये सोचिए कि 10 वाट का एलईडी जो है वो आपका 100 वाट से ज़्यादा की बिजली देता है। तो वो कंजम्पशन जो लाइटिंग का था वो आपका समझ लीजिए 1/10 हो गया है। लेकिन हाँ, और भी जैसे पहले वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, हम लोग याद करिए सब बचपन में हाथ से ही वो साबुन रगड़ के कपड़े धोया करते थे, लेकिन अब वॉशिंग मशीन आ गई हैं, एसी काफ़ी आ गए हैं, पहले पंखे से ही। तो कंजम्पशन भी बढ़ा है, डिमांड भी बढ़ी है दोनों। लेकिन जैसा विनोद जी ने बताया वो गैप जो है वो कम हो गया है, इसलिए लोड शेडिंग की घटनाएं जो आप बता रही थी, वो आनंद जो है घर से बाहर निकलने का वो अब कम हो गया है। हाँ, एक्चुअली उसका ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि लोग अपने घर में घुसे रहते हैं। यहाँ पर भी और भारत में भी अभी हाल हो गया है कि अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते हैं अच्छी तरह से। एक और अगर मैं बात बोलूँ कि अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसे डिफेंस पार्क बन रहे हैं, तो जो कंजम्पशन है इंडस्ट्री की तरफ भी बहुत ज़्यादा होगा। पहले तो उत्तर प्रदेश में मैं शायद नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा कुछ इंडस्ट्री होती थी, सब लोग बाहर ही जाते थे काम करने के लिए। तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं इसमें, इलेक्ट्रिसिटी एक चीज़ है, वो कैसे होगी इतनी पूरी? मैं समझता हूँ कि इसकी शायद 60,000 की ज़रूरत पड़े जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जी, असल में अब जो है, पहले तो जो भी इंडस्ट्री लगती थी वो पूरी विद्युत विभाग के ऊपर ही डिपेंड करती थी। लेकिन अब खास तौर से एक तो गैस टर्बाइंस लगने लगी हैं, तो ज़्यादातर लोग अपना सेल्फ जनरेशन और को जनरेशन हो रहा है। जैसे जितनी शुगर यूनिट्स हैं वो सब जो है, जो उनकी बगास बनती है उसी से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगे और उसे जो है हमारी ग्रिड में देते हैं। इसी तरह से जो है गैस टर्बाइंस लगाने लगे हैं, तो जैसे जिनकी इंडस्ट्रीज़ में हीटिंग का प्रोसेस है तो वो गैस से हीटिंग भी करते हैं और टर्बाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, वो फिर हमारी ग्रिड में दे रहे हैं। उनको कुछ मिलता होगा इंसेंटिव? हाँ। अच्छा। अभी हालांकि जो है थोड़ा सा एक गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये कमी है कि वो दो तरफा करते हैं कि अपने रेट तो कुछ लगाते हैं और जो कंज्यूमर ग्रिड को देंगे बिजली जनरेट करके उसके रेट बहुत कम करते हैं। वो तो यहाँ पे भी है। हाँ, लेकिन ये बात गलत है भाई। जितने की आप यूनिट दे रहे हैं अगर उतने ही कंज्यूमर से वापस लें तो लोग ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे और जो है जनरेशन बढ़ जाएगा। एक गलत सही जो है ना, बड़ी आपने ऐसी बात करी है कि जिसका कोई आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं खुद इसका एक मोटल है वो ब्लू माउंटेन में, अभी हमने 39 वाट का उसमें लगाया। हाँ। जब हमने अभी बिल देखा तो वो हमें 5 सेंट देते हैं करीब, नथिंग। और जो हमसे चार्ज करते हैं अराउंड 30 सेंट। तो ये तो हर जगह है, क्योंकि अब उनका लॉजिक ये है कि हमारा स्ट्रक्चर है, हम ग्रेड में दे रहे हैं, कैसे हमारे उनको ओवरहेड भी नहीं, ओवरहेड हैं। मैं क्योंकि इसी विभाग में रहा हूँ, मुझे पूरा पता है। तो ओवरहेड तो जैसे डिपार्टमेंट के हैं, ऐसे जो कंज्यूमर अपने यहाँ जनरेट कर रहा है वो भी तो उसके भी तो ओवरहेड हैं। और दूसरा सीधी सी बात यह कि जितनी यूनिट्स घटा दें, बेहतर ये है कि जितनी यूनिट्स हम जनरेट करके दे रहे हैं, जो हमारा कंजप्शन है उसमें से घटा दें। बाकी जो डिफरेंस है ऑफसेट हाँ, तो बाकी डिफरेंस को जो है नॉमिनल चार्जेस में ले सकते हैं। तो यहाँ पर है, अगर दिन में जैसे कि फ्रिज चल रहा है, हाँ, तो पहले जो सोलर से जनरेट होगी वो फ्रिज में जाएगी। हाँ। अच्छा, उसके बाद जो बचेगी वही ग्रिड पे जाएगी। तो ये तो है यहाँ पर, वहाँ पर भी ऐसा ही होगा? नहीं, वहाँ पर वो तो ठीक है, वो तो जो हमने जनरेट की खुद ही यूज कर ली, वो अलग बात है। लेकिन एक्चुअली जो हम ग्रिड को देते हैं वो तो सिर्फ दिन में देंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है वो तो पीक आवर्स में होता है, शाम को। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर सब
हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो अगर वो सोलर पैनल लगाते हैं तो दिन में तो उनका यूटिलाइजेशन नील के बराबर है। जैसे आपने बताया कि फ्रिज है, बस उनका फ्रिज चलता रहेगा, एक दो कोई लाइट होगी वो यूज होगी, तो उनका तो यूज नील है, उनकी तो सारी दिन की जनरेशन। जो 30,000 की बात करी थी, 30,000 मेगावाट की जी, तो अगर जो लोग अब तो जनरेशन का केवल काम कंपनियों का नहीं रह गया, अब तो हर घर जनरेट कर रहा है। हाँ, तो क्या उनको भी आपने ऐड करा है 30,000 में? नहीं, वो अभी ऐड नहीं किया। तो वो तो इसका मतलब जनरेशन तो और भी ज्यादा होगा। हाँ, तो जैसे आपने बोला शुगर मिल है, तो एक्चुअली उनका शुगर मिल का तो उसमें आ जाता है, उसमें आ जाता उनका तो जनरेशन आता है। लेकिन जो अभी नॉर्मल घरों से जो कर रहे हैं वो बहुत कम है, और इसीलिए लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई एडवांटेज नहीं नजर आ रहा उसका। चलिए साहब, ऐसा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और बहुत सारी बातें करनी हैं। यतीन्द्र जी, इसके पहले कि हम पार्टी में थोड़ा सा हंगामा करें, आप अपनी पहेली के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। जी, या जो आदि पुरुष फिल्म आ रही है, काफ़ी लोग उत्साहित हैं प्रदीप जी। इसका जो जैसे बाहुबली करके आपने शायद देखी होगी फिल्म, ये उस लेवल की फिल्म है। और इसके जो डायरेक्टर वगैरह भी हैं वही, उनका नाम शायद मैं अगली बार फिल्म में पूछना चाह रहा था, लेकिन ओम राउत करके आप उनके बारे में देखेंगे तो इज़ दैट ग्रैंड मूवी वाले लोग हैं ये। तो काफ़ी टेक्निकली भी बहुत अच्छी मूवी है। ऑफ कोर्स उसमें जो मैसेज है वो भी अलग है। और साथ साथ में अगर आज आप देखेंगे कि जो I'm सॉरी, मैं शब्दों को थोड़ा सा संभाल के बोलना चाहता हूँ कि जो, तो इसमें क्या होने वाला है कि जैसे बाहुबली जैसी मूवी है जो अब नई, जो टिपिकल बॉलीवुड का अभी तक हो रहा था ना, ये मूवी ऐसा लेके आ रही है जो भारतीय समाज को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके 2 टिकट दे रहे हैं आप, और इसके अपना नंबर बता दीजिए जी, 0421590791। और यतीन्द्र जी ने पहेली के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया था। अब ऐसा है कि हम अपने एक स्पॉन्सर का संदेश सुनते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा सुंदर सा पार्टी वाला गीत सुनाएंगे। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। अपनी भैंस चराए। आज की रात है, कल से वही से आपे है, जी भर के नाच लो ना, घर वाले ना मापे हैं, जब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। में न कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के ना चले वे भी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे बखरे ना दिखाए, शर्म को करते बाय बाय, माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है, हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। हम हैं बेटे हम, बाकी सारे पानी कम, हमने रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम। मस्ती है माहौल में, चाय कुमारी है, सारे थक के बैठ गए पर अपनी बात
अरे पंगा तो कोई शुरू करे, अपनी भी गरारी है, जुम्मी चुकी नोक पर रखी दुनिया सारी है, रखी दुनिया सारी है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। तो प्रदीप जी, उस कार्यक्रम में एक चीज़ मुझको और जो बहुत अच्छी लगी कि हम लोग तो काफ़ी पहले पहुंच गए थे, क्योंकि हमको बताया गया था कि 3 बजे तक आप जो है वो वेन्यू पे पहुंच जाइए, मोदी जी का जो कार्यक्रम था। और तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उस समय कल्चरल प्रोग्राम्स चल रहे थे। बिल्कुल। और बताया गया कि मोदी जी को आने में अभी 2 घंटा बाकी है, तो हमको लगा कि ये 2 घंटा तक अब हम, क्योंकि की इवेंट के लिए आप थोड़ा वो रेस्टलेस हो जाते हैं, अच्छा 2 घंटा इंतज़ार करना होगा। लेकिन जो परफॉर्मेंसेस मैंने प्रदीप जी देखी तो मैं सही बताऊं बहुत प्रभावित हुआ। इतने मुझे सिडनी में मैं इतने वर्षों से रहता हूं, लेकिन इतने अच्छे डांस ग्रुप्स हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतने अच्छे अटायर सुन के इनके, मतलब हर चीज़ बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मार्क थी। और वो समय जो था वो बिल्कुल एक ऐसा नहीं लगा कि मतलब हम कुछ बोर हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हर वैरायटी, और सबसे बढ़िया बात ये थी कि वो भारतीय कल्चर को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इतने सारे डांस स्कूल हैं, मुझे ये भी नहीं पता था। अब ये इसका जवाब तो दीप्ति और आर्यन देंगे कि ये परफॉर्मेंसेस इतनी सारी हुई, उनको कैसे चूज किया गया, इस प्रोसेस में आप लोग क्या इन्वॉल्व थे, या आपको बता दिया गया था कि सिर्फ ये परफॉर्मेंसेस होंगी और आपको खाली एमसी का करना है? तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कुछ। हाँ, तो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत एफर्ट ऑफ कोर्स लगती है। तो द परफॉर्मेंसेस पहले सेलेक्ट हुए थे, तो सिमिलर प्रोसेस EOI दिया था, और इससे भी ज़्यादा आई थिंक 25 अंदर परफॉर्मेंस थे, और 20-25 परफॉर्मेंस बाहर भी किए थे, डिफरेंट डांस ग्रुप्स, और इससे ज़्यादा ने अप्लाई किए थे। तो there's lots of dance groups. I hope देख के लोग सोचेंगे भरतनाट्यम भी यहाँ पर सीख सकती हूँ, कथक भी यहाँ पर सीख सकती हूँ, because lots of opportunity। हाँ, और ये अच्छी बात है कि different states of India I think हमने पूरा कवर किया। वो बहुत अच्छा था, वो पार्ट तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। दीप्ति जी, मेरा एक ऐसा सवाल है जिसका मैं आंसर आपसे होना चाहता हूँ, ना कि जो आपके मम्मी डैडी सोचते हैं। हम लोग भारत से आए हैं, हम लोग बायस्ड हैं, वो मैं मानता हूँ कि वो मोदी इंडिया मेरे घर में भी मुझे बोला जाता है कि जितने तुम इंडिया की न्यूज़ देखते हो ऑस्ट्रेलिया की भी देखा करो। बट आप 1998 में यहाँ पे पैदा, आप बिल्कुल प्योर ऑजी हो, जिसको कह सकते हैं, आपका एक्सेंट। आपको आपकी निगाह से कैसा इवेंट था? शुड बी डू दिस टाइप ऑफ थिंग? क्यों हम नरेंद्र मोदी यहाँ के, तो there is no link। आपको क्या फायदा? Why you feel so proud into that? बहुत गर्व लगती है, लाइक सारे इंडियन लोग सिडनी में, पर्थ से आए, मेलबर्न से आए हैं। जैसे क्रिकेट मैच होता है वैसे ही था, जैसे रॉक स्टार कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहे हैं वैसे ही था कि हम इतना वेलकम करें। नाइस टू सी इंटरनेशनल स्टेज पे इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन लोग को भी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई एंजॉय इट बिकॉज मैं इंडिया से हूँ। आई एम अ लिटिल बिट बायस्ड एज वेल, बट I don't think. What do you think? As an Indian Australian, I don't think there's too much difference. I think I just feel excited कि इंडिया का सेलिब्रेशन हो रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, बात कर रहे हैं हमसे, बिकॉज वो भी इंटरनेशनल स्टेज में बात कर रहे हैं, तो द स्पीच भी अच्छा होगा, लोगों को एक्साइटमेंट होगा, तो आई जस्ट फेल्ट गुड। Yeah, I think as young Australians who grew up here,
हमको देखना चाहते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन बहुत स्ट्रांग रहे। तो जब हम देखें कि एंथनी अल्बनीज़ी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हाथ जोड़ के बातचीत कर सकते हैं, स्टेज पे एक साथ देख सकते हैं, तो हम भी थोड़े बायस्ड है, पर एज यंग ऑस्ट्रेलियंस you love to see that, and you know, we want our parents to feel proud of the country that they've moved their children to. So those, I think, the relations between India and Australia, हमको भी बहुत गर्व होता है जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। मैं तो उसमें ऐसे मानता हूँ कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो हमारा जो स्किन है ना, जो हमारी जो खाल है ना, ये कभी भी किधर भी हो गई, ऐसे बोला देखो इंडियन जा रहा है ऐसे करके। बिल्कुल। तो हम चाहे ना चाहे हमारे को ये रहेगा कि भाई भी इंडियन, ठीक है। लेकिन दूसरी बात है कि जो पीटर डटन ने अभी कल एक स्पीच फ्राइडे को दी पार्लियामेंट में, उन्होंने तो बिल्कुल जैसे साफ कर दिया। कहते कि आप ए पर्सन कमिंग फ्रॉम 15,000 स्क्वायर माइल बोला था, किलोमीटर बोला था, कि यहाँ पे 20,000 लोग, एंड द स्टेडियम वाज लाइक इलेक्ट्रीफाइड। इट वाज नॉट वन वे, टू वे। हर आदमी उसमें पूरे एनर्जी, मैं पास ही में बैठा हुआ था तो आई कुड सी दैट। और जो वहाँ के पॉलिटिशियन है वो भी वहीं बैठे थे। कहता मेरे को ऐसे लगा, इस साइड के मैं इतना जेलस फील कर रहा था कि मेरे लिए यहाँ पे कोई नहीं करेगा, और यहाँ पे एक आदमी इतनी दूर से आया है, उसके लिए पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। और सब टू वे रिलेशनशिप हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो। ऐसा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें मोदी मैजिक ने काम किया, मुझे तो ये लगता है। लेकिन ये बताइए कि अगर कोई और पॉलिटिशियन आया होता, हाइपोथेटिकली मान लीजिए राहुल गांधी आए होते, तो क्या इस तरह की अरेंजमेंट हो सकता था? क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो अंकल। ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्चुअली इस बारे में मैं आपको प्रदीप जी थोड़ा सा एक, क्योंकि जैसे एक प्रो मोदी होता है तो हम लोग चूँकि मीडिया से जुड़े हुए हैं तो हमको थोड़ा दूसरे पक्ष का भी वो देना होता है। तो पिछले दिनों में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, और जो यतीन जी जो एंटी मोदी जो है, उन लोगों ने बताया, उन्होंने एक फ़ोटो दिया कि स्टेडियम में एक कोई पर्टिकुलर बेंच उन्होंने लिया था जिस पे 6 लोग बैठे थे और 6 स्पॉट खाली थे, क्योंकि कई स्पॉट खाली होते हैं, लोग नहीं आ पाते हैं। उसका फ़ोटो दिया और उसके साथ कैप्शन उन्होंने लगाया था कि ये 20,000 का स्टेडियम तक फुल नहीं कर पाए उसकी तब जबकि हवाई जहाज़ मोदी एक्सप्रेस चला के लोगों को लाने की वो किया कि भाई आ जाओ, हवाई जहाज़ चलाया, उसके लिए बस चलाई, लेकिन फिर भी मोदी भक्तों को नहीं ला पाए और स्टेडियम खाली रह गया। और वही ये एंटी मोदिया का। लेकिन आप ये सोचिए कि वो हवाई जहाज़ जो था वो सरकार ने या बीजेपी ने नहीं चलाए थे, लोगों ने अपने अपने पैसे दिए थे, करीब $300 दिए थे $300 की टिकट। लेकिन वो चीज़ अपने कन्वीनियंटली चूज़ कर लिया ना कि हवाई जहाज़ से सब लोगों को लाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए 20,000 के स्टेडियम था, ठीक है, उसमें हो सकता है 2,000 स्पॉट खाली हो, 18,000 नहीं 22,000 लोग थे करीब। अच्छा, ओके। मैं थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा इन्वॉल्व था। देखिए क्या है कि प्रैक्टिकली आप घर में भी कोई इवेंट करिए, आपका लगभग 10% लोगों का एब्सेंस हो जाता है। ये नॉर्म है। मैं बहुत इवेंटों में एंगेज रहता हूँ, कितना भी करिए 90% इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। कुछ ना कुछ हो जाता है, लोग नहीं आ पाते। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि इतना बड़ा लॉजिस्टिक था, इस बार सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया था, जिससे टिकट एक्सचेंज करना ये सब वो नहीं हो सकता था। हर एक चीज़ की सिक्योरिटी थी। और जैसे 5:30 काफ़ी लोग 5:30 बजे के बाद में जो आए उनको घुसने नहीं दिया गया, ये बिल्कुल रूल था वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ है, जैसी रही भावना जैसी तो ऐसा है कि आप अपनी पहेली के बारे में बता दीजिए। जी। तो आदि पुरुष फिल्म के जो नायक हैं उनका नाम क्या है फिल्म के बाहर? उनका नाम वैसे फिल्म में राघव है, तो फिल्म के बाहर क्या है? और मेरा नंबर है 0421590791। आप मुझे भेज दीजिए और हमारा जो वाटर दीजिए, जिससे कि हम 2 टिकट देने वाले हैं 2 लोगों को। ठीक है।
उसके अलावा श्रोताओं से आग्रह है कि पहेली में तो भाग लें ही, उसके अलावा जैसा कि आज हम लोग हमारे मोदी कार्यक्रम के 2 MCs हमारे साथ आज उपस्थित हैं, तो श्रोताओं से भी आग्रह करेंगे कि यदि आपको उस कार्यक्रम के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहिए हो या आपका कोई फीडबैक हो कि उस कार्यक्रम में ये बात आपको अच्छी लगी या ये बात बेहतर की जा सकती थी, तो हमारे ग्रुप पे हमको बताएं। क्वेश्चन होगा तो हम उन लोगों से पूछेंगे और उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रदीप जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूँ। ऑनलाइन सट्टेबाजी एजेंसी बेट चॉइस पर $60,000 का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यह पाया गया है कि जिस विज्ञापन का उसने गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया था वह लोगों को ऑनलाइन जुए की ओर आकर्षित करने का प्रयास करता था। शराब और गेमिंग NSW द्वारा यूनिबेट द्वारा पेश किए गए जुए के प्रलोभनों की जांच के बाद जुर्माना लगाया गया था, जिसके तहत बेट चॉइस ट्रेड करता है, जबकि जुआ को बढ़ावा देना गैरकानूनी नहीं था। शराब और गेमिंग NSW से जैन लेन ने कहा कि सट्टेबाजी संचालकों का यह दायित्व था कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी विज्ञापन कानून का अनुपालन करता है। यूनिबेट को पुश प्राइस ऑफर्स का उपयोग करने का दोषी पाया गया है, जहां संभावित ग्राहकों को खाता खोलने पर विशेष ऑड्स दिए जाएंगे। कंपनी पर इससे पहले इसी तरह के अपराधों के लिए 2021 में लगभग $50,000 का जुर्माना लगाया गया था। यूनिबेट ने कहा कि कंपनी ने त्रुटियों को ठीक करने के लिए कदम उठाए और उसके द्वारा किए गए उल्लंघनों को स्वीकार किया। स्टैन ग्रांट ने Q&A की मेजबानी से इस्तीफा दिया। ABC पत्रकार और वेरेट जूरीमैन स्टैन ग्रांट ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि हम ABC में उनकी मीडिया भूमिकाओं से हटेंगे, जिसमें Q&A कार्यक्रम की मेजबानी करना शामिल है। ABC के प्रमुख Q&A कार्यक्रम के अंत में दी गई समापन टिप्पणी में ग्रांट ने कहा कि वह बहुत नीचे का मामला था, लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से ऊपर उठेंगे। अपने नियोक्ता से प्राप्त समर्थन की कथित कमी का संदर्भ करते हुए ग्रांट ने कहा कि मीडिया संगठनों को बेहतर करने की आवश्यकता है। मीडिया डाइवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने ग्रांट के कॉल का समर्थन करते हुए कहा कि समाचार संगठनों को स्वदेशी और गैर श्वेत पत्रकारों के समर्थन में सुधार के लिए क्या करना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेबर सेनेटर और स्वदेशी महिला जेना स्टीवर्ट ने कहा कि स्वदेशी मुद्दों पर चर्चा करते समय ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सम्मानजनक होने की ज़रूरत है। विशेष रूप से इस साल वॉइस टू पार्लियामेंट जनमत संग्रह पर बहस हो रही थी। नौकर पेशा ऑस्ट्रेलियाई बेघर लोग किराए का भुगतान करने के लिए चैरिटी की मदद चाहते हैं। मिशन ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि एक प्रमुख बेघर चैरिटी से मदद मांगने वाले लगभग आधे लोग कार्यरत थे, लेकिन आसमान छूते किराए को पूरा नहीं कर सके। रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि पिछले 3 वर्षों में संगठन की बेघर सेवाओं की मांग में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। ये भी ध्यान दिया गया है कि किराए का मजदूरी और आय समर्थन भुगतान, साथ ही सामाजिक और किफ़ायती आवास की कमी ने ऐसी स्थिति पैदा की थी जिसके संकट को राष्ट्रीय आपातकाल में बदल दिया था। ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा फॉर्म के रूप में आई है, जिसमें पाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में बेघर के रूप में वर्गीकृत लोगों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई थी। मिशन ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी शेरन कॉलिस्टर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को देश में बेघरों को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से हाउसिंग ऑस्ट्रेलिया फ्यूचर फंड बिल पारित करने का आग्रह किया। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूँ। कृपया अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़ें, सुरक्षित रहें। ये खबर आपके लिए नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर काउंसिल द्वारा लाई गई है।
life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो प्रदीप जी, तो मोदी जी स्पेशल कार्यक्रम हमारा काफ़ी अच्छा जा रहा है, श्रोताओं का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे को एंकर ऋचा श्रीवास्तव जी भी उस दिन मोदी जी के कार्यक्रम में थी। और एक दिन पहले जब वो आए थे तो उनके स्वागत में उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत भी गाया था मोदी जी के सामने, जिसको मोदी जी ने खड़े होकर सुना भी था। वो वीडियो हम सब लोगों ने देखा, काफ़ी वायरल हो गया है। तो ऋचा जी आज हमारे साथ जो है वो फ़ोन से जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी, नमस्कार प्रदीप जी और प्रदीप जी। नमस्कार नमस्कार ऋचा जी। आप तो सेलिब्रिटी हो गई, देखिए आज तक में भी आपका फोटो भी आया, आपका गाना भी आया और पूरे भारतवर्ष में आपकी खबरें हैं। जी धन्यवाद। गाना तो वायरल हो गया और उसका श्रेय जो है वो श्री हिंदी क्वायर टीम को देना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा दर्पण रेडियो को भी दीजिए। बिल्कुल, मैं वही कहने जा रही थी कि हम पूरी दर्पण रेडियो की टीम पहुंची थी मोदी जी को सुनने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि सबसे पहले मैंने वो गाना रिलीज किया था दर्पण हिंदी रेडियो पर ही। और बहुत ही भाव से मैंने ये गीत लिखा था जब से सुना कि मोदी जी आ रहे हैं सिडनी में। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत जगह मैंने कोशिश की कि ये गीत मोदी जी के सामने प्रस्तुत किया जाए विभिन्न माध्यमों से, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऑब्वियसली कि बहुत सारे प्रोग्राम थे वहाँ पे और ऑब्वियसली जब डांस और इतने बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस हो तो एक गाना कहीं भटक जाता है। तो खैर चलिए, हम लोग को एक्चुअली काउंसलेट की तरह से इनविटेशन आया था कि मोदी जी का स्वागत करने के लिए सिडनी में हम जो है कुछ लोग जा सकते हैं श्री हिंदी क्वायर की तरफ से। तो हम गए, हमने उनसे भी प्रार्थना की कि हमारा गीत मोदी जी तक पहुंचाइए, लेकिन वो सफलता फिर नहीं मिली कि भाई बहुत सारे प्रोग्राम और संभव नहीं है, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। तो खैर हम वहां पहुंचे और पहले तो ये बताऊं कि भीड़ बहुत थी, ठंड थी और रात का समय था। हम लोग बहुत देर तक इंतजार किए। और प्रदीप जी आपको ये बताऊं कि अभी तक मैंने स्टार जो आते हैं सिडनी में, बॉलीवुड स्टार, बहुत सारे नेताओं को देखा, बहुत गहमा गहमी देखी, लेकिन उस दिन जैसा माहौल मैंने साक्षात देखा वो कभी महसूस नहीं किया। मतलब कितने बड़े आदमी हैं मोदी जी और कितने पॉपुलर हैं, ये पहली बार मैंने महसूस किया। तो समझ लीजिए कमांडो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि सामने की दीवार पे कमांडोज खड़े हैं और करीब 10-12 मोटरसाइकिल के साथ जो है पुलिस आई, पहले 5-6 गाड़ियां आई। हम सोचे कि मोदी जी किस कार से उतरेंगे, समझ में नहीं आ रहा था, सिक्योरिटी रीजन अगेन। फिर खैर वो उतरे, मन में ये था कि भाई मोदी जी आएंगे, सिर्फ दर्शन देंगे और वो अपना चले जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात, मोदी जी उतरे सफर की थकान के बावजूद, उन 100 लोगों से वो हाथ मिला रहे थे और हाथ मिलाते हुए सबकी आंखों में देख रहे थे और बिल्कुल मतलब सबके चेहरे पड़ रहे थे। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब इतने बड़े इंसान हो कि उन ज्यादातर जरूरत नहीं होती है, जब आप इतने बड़े हो जाते हो तो जरूरत ही नहीं होती है आपको किसी की ओर देखने की या जो है किसी को सुनने की, लेकिन उन्होंने सबको अटेंशन दिया। खासकर जो छोटे बच्चे वहां मौजूद थे उनसे कहा, अरे आप इतनी रात तक जगे थे, करीब 9:30 का समय हो रहा था उस समय। उन्होंने कहा आप सब इतने रात में जगे हो। सबसे बात की उन्होंने। खैर मैं खड़ी थी बिल्कुल तिरंगे के पीछे, मेरे पास भी आए और सबसे हाथ मिलाया। तो जब वो पहुंचे मेरे तक तो उनके चेहरे पे इतना तेज था प्रदीप जी कि अभी तक तो मैंने भगवान देवी देवताओं या मूवीज में जो है देखा था कि कैसे तेज होता है, एक इमेजिनेशन था, लेकिन पहली बार मैंने देखा मोदी जी के चेहरे से तेज निकल रहा था।
उनका जो ऑरा था, और सबसे स्माइल करते हुए मिले, बहुत गर्मजोशी से सबका हाथ मिलाया। मेरा भी सौभाग्य था, मेरे से भी हाथ मिलाया। मैंने कहा कि सर, मैं श्री हिंदी क्वायर से हूँ, हमारी टीम यहाँ पे है और हमने एक गीत लिखा है आपके लिए, तो क्या मैं 2 लाइनें सुना सकती हूँ? उन्होंने कहा जी सुनाइए। मतलब मैं उनके इतना कहने से ही बहुत भाव विभोर हो गई, और उसी भाव में मैंने बिना रुके अपनी लिखित 2 लाइनें उनको सुनाई। उन्होंने सुना, उन्होंने ताली बजाई और कहा वाह। तो प्रदीप जी, मेरा तो जीवन वहीं सफल हो गया। ऋचा जी, आपका वो जो आप जो बोल रही हैं वो बिल्कुल हम उससे इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि वो जो वीडियो हमने भी देखा है और देखते हैं कि मोदी जी आपकी ओर देख रहे हैं, तो आपके चेहरे पे वो बिल्कुल वही भाव है जो एक भक्त का चेहरे पे भाव होता है अगर ईश्वर उसके सामने आ जाए। तो ऋचा जी, एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि हमें गर्व है कि आप हमारी दर्पण रेडियो की टीम में शामिल हैं और एक हमारी टीम का चमकता हुआ सितारा हैं। धन्यवाद प्रदीप जी। मैं बहुत थोड़ा सा लिखती हूँ और मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझती हूँ। ऋचा जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आपकी भी जुबान पे सरस्वती बैठी हैं। आपने जितने मधुर उससे गाना गाया था, कैसे मोदी जी ताली नहीं बजाते, आप मुझे ये बताइए। धन्यवाद। और जो जब मैं एक्चुअली मैंने ही आपका वीडियो सबसे पहले वायरल करा था, मैंने ही सब डाला था क्योंकि मैं वॉच कर रहा था आपको, उसमें लाइव ही चल रहा था। तो मैंने कहा ये तो क्या बात है। तो चूंकि मैं खुद आपके लिए वो प्रयास कर रहा था, नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप का स्टेज पे होता तो मोदी जी सुनते, क्योंकि उनके सामने तो कोई परफॉर्मेंस थी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपने मोदी जी के सामने कराया, तो यही आपके लिए सबसे उचित था, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ना परफॉर्मेंस होती और यहाँ पे हुई आपने, और आपने उनको सुनाया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ जितने भी न्यूज चैनल थे, चाहे वो GTV था या जितने भी, कितनों को तो मैं जानती नहीं थी, मैंने शुरू में सब में 2-2 लाइन गाई कि कैसे भी वो मोदी जी तक पहुंचे, इस उसमें उम्मीद में मैंने गाई। लेकिन ये नहीं सोचा था कि मोदी जी के सामने गाने का मौका मिलेगा और वो रुक के सुने, यही उनको एक बहुत बड़ा, उनका बड़प्पन है। एंड दैट मेक्स हिम अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं। आम आदमी के लिए रुके और उन्होंने मेरी बात सुनी, तो ये उनका बड़प्पन कहूंगी मैं। ऋचा जी, उन 2 पंक्तियों के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। मेरे ख्याल से आज हमारे श्रोता पूरा सिडनी में सुन रहे हैं, तो हम चाहेंगे वो 2 पंक्तियां जो हैं आज हमारे रेडियो के माध्यम से भी श्रोता लोग सुने। उसके बाद फिर आप ही की मोदी जी की पसंद का एक ऐसा सुंदर गाना चाहेंगे जिसको सुनकर आप भी खुश हो जाएंगी, तो वो पंक्तियां सुना दीजिए। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी आर्यन, दीप्ति और जानी जी के बारे में कि बहुत ही सुंदर उन्होंने मंच संचालन किया, सबको बांधे रखा। मैं खुद कर चुकी हूँ मंच संचालन, MC, और मुझे पता है कि कितना प्रेशर होता है, और खासकर जब आप इतने बड़े मंच पे हो। तो मैं तो उनको बधाई देना चाहूंगी कि बहुत अच्छा उन्होंने मंच संचालन किया और हमें बांधे रखा, पूरे टाइम इन्फॉर्म रखा कि भाई मोदी जी कब आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कांग्रेचुलेशंस आप तीनों को। थैंक यू ऋचा जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और दीप्ति जी, मैं ये कहूंगी कि आपके पिता जो है नारायण भट्ट जी, वो पुरोहित तो हैं ही, और हम लोगों के बहुत ही पुराने, शादी के पहले से उनको हम लोग जानते हैं, और हमारा उनका तो भजन का ही साथ है। उनकी शादी में भी हम लोग शामिल हुए और गीत भी मैंने गाया था। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि उनकी बेटी जो है इतना अच्छा कर रही है, अपने आप को भी खुशी होती है। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए प्रदीप जी, आपको वो 2 लाइनें सुनाई जाए, और धन्यवाद मुझे ये कहने के लिए दर्पण रेडियो पे। सुनो सुनो दुनिया वालों, सुनो सुनो दुनिया वालों, भारत ने पुकारा है, मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है, मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है।
तो प्रदीप जी बहुत ये बढ़िया। थी 2 लाइनें और पूरा गीत भी मुझे जन जन तक पहुंचाना है, उसकी तैयारी चल रही है। आशा है वो भी आप लोगों को इतना ही पसंद आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋचा जी जुड़ने के लिए, और आपका मोदी जी की तारीफ में जो इतना सुंदर गाना गाया, इसके बाद में एक मोदी जी का ही एक और गाना हम आपको सुनाते हैं, श्रोता लोग अवश्य आनंद देंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद ऋचा जी। चौकीदार तू भी चौकीदार, सबकी जुबां पे है फिर से मोदी सरकार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे हर बार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे हर बार। वोट फॉर इंडिया का नारा लगाएंगे, कमल के फूल का बटन दबाएंगे। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे हर बार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे हर बार। भ्रष्टाचार मिटाना है, मोदी को पीएम बनाना है। सबका साथ और सबका विकास, सबके दिल में है एक ही आस। सबने दिल में है ठाना, मोदी को फिर है जिताना। सबने दिल में है ठाना, मोदी को फिर है जिताना। ओ राहुल और ममता को दूर भगाना है, मोदी को फिर से पीएम बनाना है। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे बार बार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे बार बार। वोट फॉर इंडिया का नारा लगाएंगे, कमल के फूल का बटन दबाएंगे। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे हर बार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे बार बार। सबने दिल में ये ठाना है, चोरों को सबक सिखाना है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को पीएम बनाना है। सबने दिल में ये ठाना, मोदी को फिर है जिताना। सबने दिल में ये ठाना, मोदी को फिर है जिताना। ओ देश का चौकीदार चोरों को पकड़ेंगे, आगे से मोदी मोदी पप्पू भी बोलेंगे। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे हर बार। देश को करना है साकार, मोदी आएंगे बार बार। मैं भी चौकीदार तू भी चौकीदार, सबके जुबां पे है फिर से मोदी सरकार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे हर बार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे बार बार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे बार बार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे
for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो प्रदीप जी, आशा करते हैं ये मोदी जी वाला गाना श्रोताओं को पसंद आया होगा। हालांकि मैं ये गाना एक पैरोडी था और मैं पैरोडियों का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन एक पिक्चर थी दिल तेरा आशिक का, उसके गाने पे लेकिन बड़ा अच्छा गीत गाया है। और मैं थोड़ा उत्सुक था कि ये किन्होंने किया है, तो ये स्वर जो था वो उमा शंकर और नवनीता इन दो का था। तो चलिए ये गाना बिल्कुल मोदीमय माहौल में अच्छा हो गया। बिल्कुल। तो कम्युनिटी अनाउंसमेंट की ही तरफ चलते तो हमारे एक और श्रोता जो हैं राज गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो मोदी जी के कार्यक्रम में भी थे और वो कुछ योगा का एक कार्यक्रम है उसके बारे में करेंगे। राज जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू फॉर हमारा दर्पण रेडियो का। तो पहले बताइए, बहुत संक्षिप्त, हमारे पास समय बहुत कम है, तो मोदी जी का कार्यक्रम में तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने भी काफ़ी टिकट्स वगैरह अरेंज किए थे, तो आप लोग काफ़ी बड़े ग्रुप के साथ वहाँ पे थे, तो ओवरऑल कैसा अनुभव रहा आपका? वैसे अगर मैं सच बोलूं तो ये लाइफ में ना मेरे ख्याल से वंस इन ए लाइफ टाइम टाइप की सिचुएशन थी एंड इट वाज सच ए ग्रेट थिंग। लाइक क्या बोलूं, मतलब 100 आउट ऑफ 100 अगर मार्क्स देने हो तो दैट वाज इट। पर मेरे को लग रहा है मोदी जी की स्पीच डायरेक्टली सुन के इतना जोश आ गया है, इतना पैट्रियटिज्म आ गया अंदर, तो इट वाज रियली फैंटास्टिक। और मेरे को लगता है कि शायद मोदी जी तो नंबर 1 है, नंबर 2 हमारी शायद ऋचा जी हो गए हैं, who has become like so famous, and अपना गाना सुना के और डायरेक्ट मोदी जी के साथ फेस टू फेस, इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट फीलिंग। इसके अलावा सर सबसे बड़ा क्रेडिट जो है हमारे मेहमान जो हैं, जो 2 MCs यहाँ बैठे हुए हैं, दीप्ति और आर्यन, इन दोनों को भी जाता है, इनको भी बधाई दी जानी चाहिए। आई थिंक आर्यन एंड दीप्ति का तो एक्चुअली इट वाज रियली ग्रेट। आई थिंक द वे जैसे इन्होंने सारे के सारे 20,000-22,000 लोगों को एकदम मंत्रमुग्ध करके रखा हुआ था। एंड आई एम नॉट श्योर इफ दीप्ति इज लिसनिंग। दीप्ति, आई डोंट नो यू मी, लाइक इफ यू नो मी, आई वाज इन योर नेबरहुड और आई नो वेरी वेल व्हेन जब छोटी सी थी दीप्ति, मोर बैंक में रहते थे और हम लोग इनके नेबर में थे और हमारा काफी आना जाना था। उसके बाद डैडी से नारायण भट्ट जी के साथ तो हमारा काफी रहा, पर मेरे ख्याल से दीप्ति के साथ शायद इतना डायरेक्ट कांटेक्ट कम रहा। But well done, Deepthi and Aryan. That was really great performance and great presentation. बिल्कुल, मुझे खुशी है कि ये बच्चे, सबसे बढ़िया दीप्ति के लिए मैं गर्व की बात ये कह सकता हूँ कि जब पिता को बच्चों के नाम से जाना जाता है, किसी बच्चे के लिए इससे अधिक गर्व की बात नहीं हो सकती। कल अगर भट्ट जी को लोग कहें कि अच्छा ये पता है ये दीप्ति के पिताजी हैं, इससे बढ़िया खुशी भट्ट जी के लिए भी नहीं हो सकती और दीप्ति के लिए भी नहीं हो सकती। तो ये लोग बधाई के पात्र हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। चलिए, जैसा बात तो मन करता है आगे करते रहें, लेकिन समय कम है जैसा मैंने बताया था। तो योगा का एक कोई विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं गर्ग जी, तो कुछ उसके बारे में श्रोताओं को बताइए ताकि वो लोग हम जुड़ सकें। Okay, again, I think it's a क्या लगता है तकनीकी उससे कट गया है। अच्छा, तो चलिए दूसरा आप अनाउंसमेंट कर रहे थे, अगर उनका फोन आता है। हाँ, मैं एक अनाउंसमेंट बता देता हूँ। पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी जो ग्लोबल हेल्थ चिन्मया मिशन के यहाँ आ रहे हैं और सीरीज ऑफ उनके प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि अवेकन द इनर अवतार एंड बी हैप्पी, ये 30 मई को होने जा रहा है। चिल्ड्रंस मीट होने जा रही है 2 जून को शाम के टाइम। यंग एडल्ट्स वर्कशॉप है, ये हो रही है सैटरडे 3 जून को। और टीन वर्कशॉप है 4 जून को। और महामृत्युंजन हवन है 4 तारीख को संडे को। और टॉक्स एंड गाइडेड मेडिटेशन वगैरह हैं 5 जून को। ये सारे करीब सारे प्रोग्राम शाम के ही टाइम पर हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्रीनाथ जी से 0492952718। नंबर एक बार फिर से 0492952718 0492952718। तो प्रदीप जी, हमारा गर्ग जी से संपर्क पुनः स्थापित हो गया है। गर्ग जी, जल्दी से उस कार्यक्रम के बारे में बताइए।
हाँ जी, मैं एक बार से फिर से मोदी जी को बीच में लाना चाहूंगा। मोदी जी का इनिशिएटिव है योगा हमारे सारे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने के लिए, और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। क्योंकि वो वीकडे में है तो हम लोग उसको 18 जून को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है उसको ग्लेनवुड कम्युनिटी हॉल में। और सुबह ये प्रोग्राम हमारा 8:30 बजे शुरू होगा और 12 बजे तक चलेगा। इसमें हमारे योगा क्वालिफाइड योगा टीचर्स होंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे। आपके किसी टाइप की भी कोई हेल्थ इश्यू है, कोई समस्या है, तो दे आर मोस्ट वेलकम टू आंसर योर क्वेश्चंस। और उसमें छोटा सा प्रेजेंटेशन हमारा योगा का भी रहेगा उसके अंदर। और एंड में हम 12 बजे लाइव रिफ्रेशमेंट्स करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें दर्पण के माध्यम से। दर्पण ने हमेशा हमको सपोर्ट किया है, उसमें हमारे अपने फायदे के लिए सब कुछ है, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। तो हम चाहते हैं कि सारे जितने लोग हैं आप जुड़ सकते हैं, जुड़िए प्लीज। सुबह 8:30 बजे 18 जून को ग्लेनवुड कम्युनिटी हब में। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हम दर्पण में भी इसको पब्लिश करेंगे, और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली आल्सो फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। अपना नंबर बता दीजिए राज जी। हाँ जी, मेरा नंबर एक बार फिर से 0411766170। बहुत सुंदर, ये बहुत ही जनहित का कार्यक्रम कर रहे हैं राज जी, और आशा करते हैं अधिक से अधिक का सिर्फ भारत नहीं बल्कि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के लोग जुड़ें, क्योंकि योग जो है सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हर एक के लिए है। ये एक स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम है और सबको इसमें जुड़ना चाहिए। आशा करते हैं कार्यक्रम सफल रहेगा। 18 तारीख को आशा करते हैं ग्लेनवुड कम्युनिटी सेंटर में लोग आएंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद राज जी, आपसे फिर बात होगी। यतीन्द्र जी, आप पहली का रिजल्ट कितने बजे देने वाले हैं? 10:40 पे शार्प जी, बिल्कुल। तो श्रोताओं, समय बहुत कम है और जल्दी से जल्दी कुछ जवाब हमको आ चुके हैं और हम उसमें से रैंडम ड्रॉ करेंगे। तो अधिक से अधिक जवाब दीजिए ताकि आपको मुफ्त में पिक्चर देखने का मौका मिले। मेरा तो बहुत मन है, हम तो चाहते हैं यतीन जी हमको शायद अपना मेहमान बना के ले जाएंगे, यतीन जी के साथ देखेंगे हम। इस पिक्चर की काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने यतीन जी, इसका ट्रीजर जो है बहुत अच्छा है। मैं इस पिक्चर को अवश्य ही देखूंगा, बिल्कुल। तो चलिए अधिक से अधिक, उसके अलावा श्रोताओं का फीडबैक हम देंगे। तो प्रदीप जी एक गाना सुनाइए, उसके बाद हमको अपना फाइनेंशियल सेगमेंट भी करना होगा और मेहमानों से विदा भी लेना होगा।
उपाध्याय जी, अब जो ज़रूरी बात, ज़िंदगी जीने के लिए थोड़े से पैसे की ज़रूरत होती है और हम लोग कई तरीक़ों से इसे अपने पास जमा करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी बात कर ली जाए। बिल्कुल, जमा करते हैं ताकि खर्च भी कर सकें उसे, और आजकल जैसा इन्फ्लेशन चल रहा है खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो चलिए फाइनेंस का जो हमारा रेगुलर सेगमेंट है उसको कवर करते हैं। उसके अलावा अंत में एक मेरा सवाल होगा जो मैं यतीन जी से पूछूंगा, तो चलिए कार्यक्रम करते हैं। तो आज के परिदृश्य में देखें तो 2023 के 5 महीने गुजर चुके हैं और इन 5 महीनों में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में करीबन 1.6% की बढ़ोतरी हुई है, भारत का बाजार करीबन 2.8% रहा और अमेरिका की परफॉर्मेंस 9.5% रही। यानी अमेरिका इस साल की दौड़ में सबसे आगे है अभी तक, फिर भारत और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। पिछली बार हम लोगों ने स्टॉक मार्केट की समीक्षा 6 सप्ताह पहले की थी। इन 6 सप्ताह में अमेरिका सबसे आगे है, उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों से मैं यही कहूँगा कि हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आधे से अधिक वर्ष का समय बाकी है और परफॉर्मेंस में काफ़ी उलटफेर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बात और अच्छी बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों नेचुरल रिसोर्सेज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग इंडस्ट्री को काफ़ी सहारा मिला है। उसके अलावा गिरता हुआ ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी इस दिशा में ऑस्ट्रेलिया के लिए सकारात्मक रूप से कार्य कर रहा है। जहाँ तक रिसेशन की बात है, सबसे अच्छी स्थिति भारत की है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और सबसे रिस्की सिचुएशन यूरोप और अमेरिका की है। कुल मिलाकर जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यह चुनौतीपूर्ण समय है, अतः सेफ इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। बैंकों के ब्याज इस समय ठीक है, अतः अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश और रिवॉर्डिंग बैंक में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। चलिए थोड़ी सी बात सोने की भी कर लेते हैं। वर्ष 2022 में सोने की कीमतों में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष में सोने की कीमत इन 5 महीनों में 6% बढ़ चुकी है, जो कि मेरे विचार से काफ़ी अधिक है। लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वर्ष के अंत तक स्टॉक मार्केट की अपेक्षा सोने की परफॉर्मेंस बेहतर हो। इसके साथ साथ उपाध्याय जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अपना निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि आपका पैसा है, बात करिए, हर एक से बात करिए, आप अपना पैसा अपने सोच समझ से निवेश कीजिए। सुने सबकी और करें मन की। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल कुल मिलाकर 2022 की तरह 2023 भी अर्थव्यवस्था दबाव में मानी जा रही है और अंत में यही कहूँगा कि पूरे विश्व के निवेशकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है, अतः निवेश के निर्णय जान परख कर लें और जोखिम से थोड़ा बच कर रहें। मुझे लगता है उपाध्याय जी कि ये जो जोखिम है ये सिर्फ वॉर्स की है, रशिया यूक्रेन वॉर की है, और ये यूएस वगैरह सब और ये यूरोपियन कंट्रीज़ लगे हुए हैं अपोजिशन में रशिया के, तो कब क्या हो जाएगा मुझे लगता है उसका ज़्यादा रिस्क है। नहीं तो नाटक तो ये यूएस का नाटक चलता ही रहता है, कुछ सालों के बाद आते ही रहता है और सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट लास्ट मून पर ही होता है और हो भी जाएगा। जी, ये जो युद्ध होता है ना, ये एक जिसको कहते हैं बहाना है, मैं तो ऐसे मानता हूँ। लेकिन आज जो 2 चीज़ें, कल जर्मनी ऑफिशियली रिसेशन में चला गया है, ऑफिशियली, प्रैक्टिकली अलग बातें होती है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी ऐसा कलेप्स नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियली जाने का मतलब जर्मनी इज़ लाइक यूरोप, पूरा यूरोप का ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा। रिसेशन का मतलब भी आप समझते हैं। इसी तरीके से जो डेट सीलिंग का इशू है अमेरिका में, वो इतना बड़ा इशू है, अगर शायद नहीं होगा, लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ेगा। यतीन्द्र जी, ये जो डेट सीलिंग है 57 टाइम्स ऐसा हुआ है और लास्ट मोमेंट पर हमेशा सेटलमेंट हो जाता है। 57 बार हुई है तो 58वीं बार क्यों नहीं होगी, सवाल ये है। लेकिन जो नोट प्रिंटिंग का है, तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये मेन चीज़ है। इन्फ्लेशन, अगर आप नोट प्रिंट करेंगे तो उसका क्या होगा, ये तो समझना पड़ेगा ना बात को। बट जो जर्मनी वाली कल की न्यूज़ है, उससे थोड़ा मार्केट में होगा, और जिस तरीके से बैंक अमेरिका में फेल हुए हैं, इससे कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल प्रॉब्लम है सिस्टम में, जिसको चेंज होना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। तो चलिए, भारत की भी एक खबर है कि 19 मई की शाम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया। बैंकों में इन्हें बदलने और जमा करवाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि पीएम मोदी
बिल्कुल भी 2000 रुपए के नोट के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सीमित समय में करेंसी मैनेजमेंट का एकमात्र व्यावहारिक उपाय यही था, तो वे अपनी टीम के साथ बेमन से गए। उन्होंने कहा कि पीएम को पता था कि 2000 रुपए के नोट से लेन देन मूल्य की बजाय काला धन की जमाखोरी अधिक होगी। प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि गरीब इससे प्रभावित हो। यतीन जी, रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2 रुपए का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा। इसका क्या मतलब है? क्या 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर बना रहेगा? हाँ, ये बहुत आपने ये मैटर ऑफ सर्कुलेशन है, ये लीगल टेंडर है। ये लोगों, जो लोग यहाँ पे भी लोग हैं, वो भी अभी पैनिक में आ गए, अपने अपने किसी को भेज रहे हैं, बाय पोस्ट भेज रहे हैं। ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पे अपने पैसे रखिए। आप जब भारत में जाएंगे तब आप इसको, जैसे कि आप मान लो एयरपोर्ट जाएंगे, आप अपना पासपोर्ट दिखाएंगे कि भाई ये हम बाहर थे, हम यहाँ थे ही नहीं, वो आपके चेंज होंगे। ये पक्का है। 30 सितंबर के बाद भी? 30 सितंबर के बाद भी। ओके, ये भी बहुत अच्छी खबर है। और क्योंकि मुझको जो इम्प्रेशन था कि 30 सितंबर के बाद वो बेसिकली ट्रैश ऑफ पेपर है बेसिकली। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। लीगल टेंडर है। इन्होंने क्या करा है कि सर्कुलेशन से इस नोट को खींच लिया। करीब 2-3 साल तो वैसे ही हो गए, इन्होंने प्रिंट ही नहीं करा उस नोट को। हाँ, 2019 के बाद अभी आप जाइए किसी भी कहीं मिलता किसी भी शहर में जाएंगे आप, आपको 2000 का नोट नजर ही नहीं आएगा, वो सब अंडरग्राउंड हो गया। नहीं, तुलनात्मक रूप से बताऊंगा कि जैसे प्रदीप जी आपने भी नोटिस किया होगा, ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों 50, 100 और 20 के नोट जो है वो नए तरीके के आने लगे हैं। तो पुराने नोट भी चल रहे हैं, लेकिन वो चलन से चलन का मतलब ये है कि वो चलन से वो बाहर हो रहे हैं। वो एक बार बैंक में जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आएंगे, और कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि पुराने वाले नोट जो है बिल्कुल साफ हो जाएंगे। 2000 के नोट के साथ इसी प्रकार तो एक तो ये है कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है ये करेंसी मैनेजमेंट का सिस्टम, ऑफ कोर्स ये मैं जितना मर्जी बोलूं, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी की वजह से अब गवर्नमेंट को और कॉन्फिडेंस है कि इसको हम अगर निकालेंगे तो कोई कोलैप्स नहीं होने जा रहा है। आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आपको पैसा लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है। और ऑफ कोर्स कैश का मतलब इलीगल एक्टिविटी के साथ में जुड़ता है, आप जो मर्जी बोलो। और दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है प्रदीप जी, वो है कि जो 2015 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय 90% करेंसी की टोटल वैल्यू जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो वो एक चैलेंज था। लेकिन इस समय जो है वो 10,000 के नोट का कंट्रीब्यूशन 10% से अधिक नहीं है। इसका मतलब 90% करेंसी आपकी स्टिल नॉर्मल है। तो इसीलिए लोग एकदम, विपक्ष पार्टियाँ एकदम तैयार हो गई थी कि केओटिक फिर से लाइन लगेगी, ऐसा होगा। लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नंबर्स जो थे वो यही बता रहे थे कि ऐसा कुछ खास होगा नहीं। बहुत से लोगों के पास है नहीं, जिनके पास है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है उपाध्याय जी, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा तो है नहीं। वो हर चीज़ का मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी हंसी उड़वाते हैं। जैसे कि नया पार्लियामेंट बना है, इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी है, और बनना ड्यू भी था क्योंकि वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी। अब उसमें भी इन लोगों को ये लगता है कि कुछ ना कुछ इस तरह का पंगा कर दें कि जो सरकार है वो बदनाम हो। शिकायत ये है कि हाँ, प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहे, जबकि राष्ट्रपति का भाषण छोड़कर खुद चले जाते हैं। तो विरोध करना है तो विरोध तो करेंगे ही। अच्छा प्रदीप, हाँ, इसमें केवल एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है कि मोदी जी खुद ही कराते हैं। इंसानों को बाहर रखो, इनको पास ही नहीं, इनका दिमाग खराब कर दो। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर नहीं आना इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तो दिमाग खराब हो चुका है। ये फोटो में भी नहीं आएगा, नाम ही नहीं आएगा, बात ही खत्म है। क्योंकि मोदी जी का जो 150 साल तक नाम आने वाला, मुझे तो लगता है कि काम में जो है ना ये कराते हैं। आप जब कोर्ट में जाओ, नहीं आप अच्छा बताओ, कोर्ट में जाके कोई क्या करेगा कोर्ट? लेकिन ये हो जाता कि ये कोर्ट तक गए, इनकी बुद्धि को इतना खराब कर दिया कि अभी उनको जिसको कहते हैं ना कॉमन सेंस वाली बात, वो भी नहीं रह गई। चलिए, इस विषय पे चर्चा हमारे मेहमान हैं, अभी उनसे भी जारी रहेगी। तो प्रदीप जी, अगला गाना है, उससे संबंधित एक छोटी सी एक उसका कहानी है। राज कपूर को भारतीय सिनेमा में सब लोग जानते हैं। 2 जून को उनकी 35वीं पुण्यतिथि होगी। उनको भारतीय सिनेमा का पहला शोमैन कहा जाता है। ऐसा है उपाध्याय जी, 10:40 का टाइम दिया था इन्होंने, तो 10:40 हो गए हैं। अभी आपसे वो बात फिर से करेंगे। आप बता दीजिए कि क्या क्या रिजल्ट है। जी प्रदीप जी, 5 लोगों ने सही जवाब दिए हैं, और उसमें से जो विजेता रहे हैं वो अमृता हैं। अमृता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और मुकेश जानी जी हैं। हम आपसे बाद में संपर्क करेंगे कि आपको टिकट कैसे मिलेगा।
बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जानी जी संबंध जो सरनेम है आपके कोई आप ही के कोई संबंधी तो नहीं है? मेरे पिताजी। अरे वाह। ऐसा है कि जब मैं जानी नाम सुनता हूँ तो मुझे लगता है हमारे एक अभिनेता हुआ करते हैं राजकुमार, वो डायलॉग, उनके डायलॉग याद आते हैं मुझे जानी के नाम से। तो ठीक है उपाध्याय जी, सॉरी आप कुछ नहीं तो एक्चुअली वो राज कपूर की जो है वही 2 जून को उनकी 35 साल उनको हो जाएंगे और वो भारतीय सिनेमा के पहले शोमैन थे और मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने आग और बरसात जैसी फिल्मों के से डायरेक्शन की शुरुआत की थी और फिर आगे चलकर अपने आप को अभिनेता के रूप में भी स्थापित किया था। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए श्रोताओं को एक प्रसंग सुनवाना चाहूँगा जो अनु कपूर ने अपने प्रसिद्ध रेडियो कार्यक्रम सुहाना सफ़र में सुनवाया था। तो प्रदीप जी और उसके बाद एक सुंदर सा गाना ही राज कपूर को श्रद्धांजलि के रूप में सुनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग पैसे की बात कर रहे थे तो ऐसा है कि पैसा कमाइए, बैंक में जमा करिए, खर्चा भी करिए। इसका ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा इसलिए खर्चा ना करें। बैंक में पैसा है तो आपने उससे जब तक खर्चा नहीं किया तब तक वो आपका नहीं है। और ये जो गाना जो हम सुनाने जा रहे हैं उस दर्शन को बहुत अच्छे से इस गाने में हम समझा सकते हैं। 1975 में आई फिल्म धर्म करम का डायरेक्शन रणधीर कपूर ने किया था। फिल्म का निर्माण किया था आरके फिल्म्स ने। दूसरी फिल्मों में काम करने के दौरान रणधीर कपूर की म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन से अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके कारण इस फिल्म के म्यूजिक के लिए भी रणधीर कपूर ने यानी डब्बू जी ने पंचम जी को ही साइन किया था। फिल्म में सिचुएशन के हिसाब से एक गीत के कुछ पार्ट राज कपूर के ऊपर भी पिक्चराइज्ड होने थे। इसलिए रणधीर कपूर चाहते थे कि उस गीत को फाइनल करते समय स्वयं राज कपूर उपस्थित रहें। जब ये बात उन्होंने पंचम को बताई तो पंचम अपसेट हो गए। उन्होंने रणधीर कपूर से कह दिया कि वो राज कपूर के सामने गाना नहीं सुनाएंगे। रणधीर कपूर ने समझाने की कोशिश की, भाई मेरे फादर क्रिएटिव आदमी हैं और उनका वहां रहना बहुत जरूरी है। पंचम ने ये सुनकर यहां तक कह दिया कि अगर मुझे पता होता कि मुझे राज कपूर के सामने ट्यून फाइनल करनी होगी तो शायद मैं फिल्म ही साइन नहीं करता। पंचम के मुंह से ये सुनने पर रणधीर कपूर ने उनसे कहा कि आखिर वो इतना घबराए हुए क्यों। इस पर राहुल देव बर्मन ने उन्हें बताया कि पहले भी वो क्रिएटिव जीनियस कहे जाने वाले गुरुदत्त के साथ काम कर चुके हैं और इसका उन्हें बहुत सैड एक्सपीरियंस हुआ है। पंचम ने बताया कि गुरुदत्त एक सिटिंग में कई सारी ट्यून सुनने के बाद बड़ी मुश्किल से एक ट्यून फाइनल करते थे, मगर असली सिटिंग में उस ट्यून को रिजेक्ट कर दिया करते थे क्योंकि तब तक उनका विजन चेंज हो जाता था और फिर से उन्हें नई धुन पे काम करना होता था। वो कभी समझ ही नहीं सके कि आखिर गुरुदत्त उनसे चाहते क्या थे। इसी तरह का अंदेशा उन्हें राज कपूर के साथ भी हो रहा था। तब रणधीर के समझाने पर किसी तरह बड़ी मुश्किल से पंचम राज कपूर को गाना सुनाने को राजी हुए। राज कपूर के साथ सिटिंग के दौरान आर.डी. बर्मन बहुत ज्यादा नर्वस थे क्योंकि वो जानते थे राज कपूर के फेवरेट शंकर जयकिशन थे। मगर जब पंचम ने गाना सुनाया तो राज कपूर को वो गीत बहुत पसंद आ गया। राज कपूर ने पंचम से कहा, ये गाना बहुत हिट होगा और जनाब ऐसा ही हुआ। ये गाना बहुत हिट हुआ, तब भी था और आज भी है और इसके लिए मजरूह सुल्तानपुरी को सर्वोत्तम गीतकार का और मुकेश जी को सर्वोत्तम गायक का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। उपाध्याय जी आप बताइए। जी हाँ, तो मेरे ख्याल से अब प्रदीप जी 2 घंटे होने वाले हैं, पता भी नहीं चला, और आशा करते हैं कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो श्रोताओं का फीडबैक हम सुनाना चाहेंगे लोगों को। तो हमारा सबसे पहला फीडबैक जो है राजेश पांडे जी का आया है। कार्यक्रम का शुभारंभ, विस्तृत समाचार, शिक्षाप्रद विचार। शैलजा जी ने कहा बड़ी अच्छी सीख दी है प्रदीप जी ने। मेरे ख्याल से आपका आज का विचार जो है काफ़ी पसंद किया गया है। विजय सिंघल जी कह रहे हैं इट वाज माय प्लेजर टू अटेंड मोदी जी's रिसेप्शन along with my daughter Dr. Divya from Perth and had opportunity to shake hands with him and hand over him the brochure depicting India-Australia's relationship over 4,000 years. ब्रिज किशोर श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया प्रस्तुति उपाध्याय जी। मोहिनी जी कह रही हैं today's program is really good. सन्यासी मूवी was very good. I really enjoyed Manoj Kumar's movie, including Roti Kapda और मकान. Any songs it played will be good one. Today's पहेली आंसर वो दे दिया है, वो तो काम हो गया। यतीन्द्र गुप्ता जी ने कहा नाइस इंटरव्यू दीप्ति, आर्यन एंड विनोद जी। शैलजा जी लिखती हैं भारत के हर क्षेत्र में बिजली की उपलब्धि है या नहीं, फॉसिल फ्री भारत की क्या संभावनाएं हैं। यदि 25,000 की भीड़ में 5,000 भी मोदी जी का विरोध करने आए थे तो इसका महत्व तो हास्यपूर्ण है। पांडे जी कहते हैं क्या बात है। शैलजा जी बोलती हैं ऋचा जी का मोदी जी के साक्षात्कार का भावपूर्ण वर्णन अद्वितीय है। दीप्ति, आर्यन व जानी को कोटिश आभार उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए जिसने भव्य स्वागत में 4 चांद लगा दिए। हेमलता पुरोहित जी कहती हैं नमस्ते दर्पण रेडियो टीम, वेरी एंजॉयबल प्रोग्राम। ऋचा जी लिखती हैं प्रोग्राम इज़ गोइंग वेरी वेल, गुड टॉपिक, वेरी गुड टू हियर दीप्तीज आर्यंस एक्सपीरियंस, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा मोदी अनुभव सुनाने के लिए धन्यवाद। थैंक्स प्रदीप जी, टाइम्स टू यतीन जी एंड राज जी फॉर काइंड वर्ड्स। राज गर्ग जी ने भी दर्पण रेडियो को धन्यवाद दिया है। और अंतिम छाया अग्निहोत्री जी का विचार है आज का दर्पण रेडियो प्रोग्राम नेक्स्ट लेवल का है। मोदी जी के स्वागत में सभी लोगों का, स्पेशली हमारे बच्चों का योगदान सराहनीय है। वेल डन दीप्ति एंड आर्यन। एबीसी न्यूज़ में एक छोटी सी झलक हमारी भी है। बहुत अच्छा उपाध्याय जी, आपने इतने सारे
विचार बताए, फीडबैक दिया। हम तो यही चाहते हैं कि हमसे हमारे और श्रोता लोग जुड़ें और भी हमें फीडबैक देते रहें। हम क्या अच्छा करते हैं, ये तो काफ़ी लोग बोलते हैं, हम क्या और कर सकते हैं हमें ये भी बताएं, और किस तरह से करें कि इसका और अच्छा इम्पैक्ट हो। हमारे साथ अभी हमारे मेहमान मौजूद हैं और मित्तल साहब चुपचाप वहाँ पर बैठे हुए सुन रहे हैं, कभी कभी बीच में मुस्कुरा भी देते हैं। तो मित्तल साहब, आपसे हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि आप रिटायर हो गए, आपको कितना साल हो गए रिटायर हुए? मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं। अच्छा, 10 साल हो गए। जी जी। तो आपकी जो 10 साल की जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। शुरू में आपको कैसा लगा जब आप रिटायर हुए? मैं तो मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड था, क्योंकि मुझे जो है जिस दिन रिटायर हो रहा था तो मुझे विभाग की तरफ से 2 साल के एक्सटेंशन का प्रपोजल मिला था। अच्छा। लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझसे चेयरमैन ने पूछा भी कि आप क्या करेंगे, तो मैंने उन्हें हंस के कहा कि मैं खेती करूंगा। तो बहुत जोर से हंसे कि भाई लोग जो है हमारे पास एक्सटेंशन के लिए सिफारिशें लगाते हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं खेती करूंगा, कि आपके पास ज़मीन है? तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा हाँ है ज़मीन, और उसमें मैंने बाग लगवा रखा है। तो उन्होंने खैर बहुत। किस चीज़ का बाग, ये भी बता दीजिए। मैं फलों का बाग है, मेनली उसमें आम है और बाकी अमरूद हैं। और आम की वैरायटी क्या है ये बताइए। आम की मुख्य वैरायटी तो दशहरी है, लखनऊ वाला। लखनऊ वाला। अच्छा, और लंगड़ा है? हाँ, लंगड़ा भी है, चौसा भी है। फिर जो पेड़ खराब होते जाते हैं उसके जगह अलग अलग वैरायटी लगाता रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए आपके बाग में सबसे ज़्यादा बाग आम के अभी आते हैं इसी मौसम में? हाँ। तो हम अगली बार प्रोग्राम बनाते हैं आपके यहाँ का। हाँ, निश्चित। जून एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में अगला कार्यक्रम मेरठ से ही जो है लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकास्ट। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। और मैं एक्चुअली हर साल एक पार्टी रखता भी हूँ जिसमें मेरे फैमिली फ्रेंड्स और जो है विभाग के लोग भी, और अभी हमने एक ग्रुप जोड़ा है कि जो स्कूल टाइम के थे हमारे 6 to 12, अच्छा, वो भी सब जो है उसमें शामिल होते हैं। अरे वाह, गजब। तो एक अच्छा एंजॉय रहता है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक सवाल हम अक्सर पूछते हैं, जो स्पेशली जो लोग रिटायर्ड हैं जी, और दोनों कंट्रीज का, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आप इतनी बार आ चुके हैं तो एक ठीक ठाक एक्सपोजर आपको यहाँ भी हो गया जी। तो तुलनात्मक रूप से आप कहाँ देखते हैं जो भारत में रिटायर्ड लोग हैं उनका जीवन आप अधिक सुखी पाते हैं, या जो ऑस्ट्रेलिया में रिटायर हो गए हैं या होने वाले हैं, क्या क्या परिवर्तन आपको दिखते हैं? एक्चुअली सुख की परिभाषा तो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन एक्चुअली जो जीवन व्यापन का तरीका है वो यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो है सभी को एक तो बहुत सम्मान देते हैं। मैंने सबसे अच्छा देखा कि जैसे देखा कि भाई आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, अभी आपका नंबर नहीं भी है तो भी लोग गाड़ी रोक के खड़े हो जाते हैं और खुद कहे आप निकलिए। एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, सरकार की तरफ से भी यहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं सीनियर सिटीजन्स को, वो हमारे यहाँ नहीं है। मैंने देखा कि 70 के बाद हमारे यहाँ इंश्योरेंस ही है उसमें कि भाई 70 से ऊपर हो गए आपको तो इंश्योरेंस नहीं मिलने का, जबकि उसी समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो यहाँ सब समस्याएं नहीं है। दूसरा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है कि भाई जो है सुबह पार्क में, मैं जिस पार्क में मैं जाता हूँ उसमें मेरे ख्याल में करीब 80 साल की लेडी होंगी, वो पूरा जो है पूरा 1 घंटे वर्कआउट करती हैं डिफरेंट उस पर जो है। वो हमारे यहाँ नहीं है कल्चर इंडिया में अभी। वहाँ तो 60 साल से ऊपर ये देखते कि भाई अब इनके कुछ भी बस का नहीं रहा करना, और जो है एक तरफ बैठ जाते हैं। मेंटली भी लोग जो है उसमें है। मेरी मदर इन लॉ थी, वो जो है 60 साल के बाद उन्होंने काम करना छोड़ दिया था कि भाई मैं तो जो है थक गई, मेरे से कुछ नहीं होने का, जबकि ऐसा नहीं था, कर सकते हैं। यहाँ मैंने देखा कि 80-80 साल के लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं। हमारे यहाँ 80 वाले को जो है गाड़ी ड्राइव करने के लिए लाइसेंस ही रिन्यू नहीं होने का। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है दोनों जगह की। नहीं, मेरे ख्याल से सीमित शब्दों में मित्तल जी आपने बहुत ही सुंदर जो दोनों का अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी होती हैं वो बता दी। और क्योंकि यहाँ पे अब भारत से जो इमिग्रेशन शुरू हुआ था वो 70s में शुरू हुआ था जी। तो एक जनरेशन जो है ऑलमोस्ट रिटायर हो चुकी है यहाँ पे, और वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। खैर, समस्याएं यहाँ भी हैं। यहाँ पे एकाकीपन की समस्या अधिक रहती है कि एक बार सब, क्योंकि भारत में अब तो खैर वो भारत में भी होने लगा है। पहले हमारा जो जॉइंट फैमिली का जो कंसेप्ट था उसमें पेरेंट्स बच्चों के साथ ही रहा करते थे, लेकिन अब भारत में ऐसा नहीं होता। बच्चे सब अपने अपने दूसरे शहरों में चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले ही अपने घर में रहते हैं। तो वो एक नया चैलेंज जो है भारतीय समुदाय को फेस करना पड़ रहा है, भारत में भी और यहाँ भी।
तो मेरे ख्याल से जब समस्या होती है तो उसका समाधान भी प्रदीप जी निकलता है। तो आने वाले समय में समस्या, लेकिन मूल रूप से स्वस्थ रहें, आत्मनिर्भर रहें, यही मेरे ख्याल से सुख का मुख्य आधार है। तो चलिए, आपने विचार इतने सुंदर प्रस्तुत किए हमारे श्रोताओं के साथ। आशा करते हैं कार्यक्रम लोगों को पसंद आया होगा। प्रदीप जी, यदि आपकी अनुमति हो तो थोड़ा क्रिकेट के बारे में, बच्चे लोग हैं, ये लोग पसंद भी करते हैं। बिल्कुल, जल्दी से। आर्यन, बताइए, आप IPL वगैरह देखते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जब समय मिलता है तो बिल्कुल देखते हैं। क्योंकि यहाँ काफ़ी ऑड टाइम में आता है, तो रात के 12 बजे मैच शुरू होता है। प्रदीप जी, सैटरडे संडे हो तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन वीकडेज में थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा क्विक अपडेट दे दूँ कि ये अब समापन की ओर है और 10 टीमें थी, जिसमें से गुजरात, चेन्नई सुपर किंग, लखनऊ और मुंबई इंडियन ने टॉप 4 में क्वालिफाई किया था। उसके बाद उनके आपस में राउंड हुए और दो फाइनलिस्ट जो हैं वो गुजरात टाइटंस और CSK हैं, जिनका मैच आज रात को है। बहुत अच्छा है। और ये है कि हम अपने मेहमानों से विदा लेना चाहेंगे। विनोद मित्तल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए। दीप्ति और आर्यन जी, आप हमसे जुड़े रहें, अपने और साथियों से कहें कि हमसे जुड़ें, यहाँ आएँ, हमारे स्टूडियो में आकर हमसे बात करें, नई तरह की बात करें। आपने कुछ किया है, कुछ करना चाहते हैं, उसके बारे में बताएं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको क्लोजिंग रिमार्क आप लोग दीजिए। कैसा लगा आपको कुल मिलाकर पिछले 2 घंटे का अनुभव? बहुत अच्छा लगा, फिर से बहुत अच्छा लगा, फिर से बुला लेना। आई थिंक हिंदी दर्पण इम्पोर्टेंट होता है, और अगर मोर यंगर लोग आएंगे, हम यंगर लोगों से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार हम तो एज हमारी बहुत हो गई, हम यंग लोगों से जुड़ेंगे तो हमारी एज भी कम हो जाएगी। ऐसे भी कुछ नहीं है नहीं, लेकिन दीप्ति और आर्यन, आपसे कहना चाहूँगा कि ये संस्कृति और भाषा को जीवित रहने के लिए अगली पीढ़ी का जो बैटन पास जिसको बोलते हैं, वो प्रोसेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग ठीक है, हम अपना समय देते हैं, हमारी 5 टीमें हैं, सब लोग वॉलेंटियर करते हैं, कोई यहाँ पे आने सब अपना समय ही लगाते हैं। तो बट हाँ, यह है कि हम चाहते हैं यंग लोग भी जुड़ें, ताकि आप लोगों की समस्याएं हैं वो रेडियो पर डिस्कस की जाएं, ताकि उनके समाधान मिले। इसी के साथ उपाध्याय जी, हम अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं। आप सभी को हम लोगों का प्यार भरा नमस्कार। 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 You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। चल कुड़ियन चल हो तैयार, कहना पड़ेगा नहीं अब के बाद, टोटे